वेलकम अगेन। हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपने बेसिक्स ऑफ पाइथन के अंदर और अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया लाइब्रेरीज। इसका मैंने पहले ही बताया था कि हमें इस टॉपिक पर जाने से पहले आपको इन 4 टॉपिक्स का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमने इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है, वेरिएबल्स को, डाटा टाइप्स को, हमने फंक्शंस को भी इसी के अंदर यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि लाइब्रेरीज होती क्या हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने बेसिकली इस टॉपिक के अंदर स्टडी क्या करना है। तो लाइब्रेरीज ऑन बेस हम कहते हैं कि आपके पास कोई टूल किट होती है, उसके अंदर आपके पास टूल्स आ जाते हैं। तो इसी तरह पाइथन के अंदर भी टूल किट है जिसको हम लाइब्रेरी कहते हैं और उसके अंदर अलग अलग टूल्स हैं, लाइक आपके डाटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी, आपके डाटा मैनिपुलेशन की लाइब्रेरी, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए लाइब्रेरी, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए लाइब्रेरी, और भी काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं, ओएस लाइब्रेरी, रैंडम लाइब्रेरी। तो कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, कुछ आपको इमेज शो कराने के लिए यूज़ होती हैं और कुछ ऑडियो के लिए यूज़ होती हैं। तो लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा टाइप्स की हैं क्योंकि हमारे पास टूल किट के अंदर भी तो बहुत ज़्यादा टूल्स आ जाते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ के। सो जस्ट लाइक दैट हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, लेकिन मशीन लर्निंग के लिए आपको 4 बेसिक लाइब्रेरीज आनी चाहिए। तीन आपको लाइब्रेरीज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, यानी हमारे लाइब्रेरीज फॉर डाटा मैनिपुलेशन और विजुअलाइजेशन के अंदर। तो हम जो पहली 2 लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, नमपाई और पांडास, ये दोनों डाटा मैनिपुलेशन के लिए होंगी। तो इसका हम यूज करेंगे डाटा मैनिपुलेशन के लिए अपनी नमपाई और पांडास का, और हम वो भी देखते हैं कि इन लाइब्रेरीज का स्पेसिफिक क्या काम है। और उसके बाद हम जो अपनी अगली लाइब्रेरी देखेंगे वो होगी डाटा विजुअलाइजेशन की, कि हम डाटा को विजुअलाइज कैसे करते हैं। कि आपके पास डाटा आ गया है, आपने इसको मैनिपुलेट कर लिया, क्लीन कर लिया, जो भी आपने करनी थी, आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए अपने डाटा पर, लेकिन अब आप अपने डाटा को व्यू कैसे कर सकते हैं, विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं ग्राफ्स की फॉर्म में, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो भी देखेंगे। तो हम 2 टाइप्स की लाइब्रेरीज पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। लाइब्रेरीज का और भी बड़ी ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हम ये 2 लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, 2 टाइप्स लाइब्रेरीज की, वो होंगी डाटा मैनिपुलेशन और विजुअलाइजेशन। और उसके बाद हम मशीन लर्निंग वाले मॉड्यूल के अंदर अपनी तीसरी टाइप की लाइब्रेरी पढ़ेंगे, जो कि होगी हमारी मशीन लर्निंग वाली लाइब्रेरी। उसका नाम है साइकिट लर्न, या उसे हम एसके लर्न भी बोलते हैं। और वो हमें एल्गोरिदम्स यूज करने में हमें हेल्प करेगी। जब हमने एल्गोरिदम्स या मॉडल्स का यूज करना होगा, अपना खुद का मशीन लर्निंग मॉडल या एआई क्रिएट करना होगा, तब हम उसका यूज करेंगे। और अब हम उसको भी देखेंगे, लेकिन मॉड्यूल 2 के अंदर ही। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी लाइब्रेरी से। तो हम स्टार्ट करते हैं नमपाई से। सो नमपाई, NUMPY, तो ये 2 सेपरेट वर्ड्स आप कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म अगर हमारे पास आएगी वो आएगी न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन, तो नम से न्यूमेरिकल और PY से पाइथन। तो नमपाई की फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन, बस यही है यही इसका काम है। जब आपने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करनी होगी तब आप नमपाई का यूज करेंगे। मतलब न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में आपके पास क्या आता है, आपके पास डाटा आ गया है, वो न्यूमेरिकल के अंदर है, और आपने उसका मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, मोड, ये सब चीजें जब आपने फाइंड करनी हो तब आप नमपाई लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। नमपाई लाइब्रेरी ये हमारी पहली लाइब्रेरी है। इसका अब हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे भी फंक्शंस या मेथड्स आ जाते हैं, हमारी पाइथन भी हमें देती है, जिससे हम मीन, मीडियन, मोड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन नमपाई आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को फास्ट कर देती है। तो हमने देखा था पाइथन एक स्लो है, तो हम ट्यूपल्स का भी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो लिस्ट्स की बजाय ज्यादा तेज होते हैं। लेकिन नमपाई के अंदर जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो नमपाई आपको बहुत ज्यादा तेज कैलकुलेशन करके दे देगी आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज पर। जब आपने मीन, मीडियन, सम जो भी आपने फाइंड करना हो, तो आप न्यूमेरिकल पाइथन के अंदर वो फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और आपकी जो कैलकुलेशन होगी फास्ट हो जाएगी, आपका कोड फास्ट रन होगा। तो क्योंकि हमें पता है मशीन लर्निंग के अंदर जब हम खुद का मशीन लर्निंग बनाएंगे, एआई बनाएंगे, तो एमएल मॉडल को हम हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर डाटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा मशीन लर्निंग न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा और कुछ नहीं समझता। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर हर चीज को देते हैं। तो आपके पास जब हर जगह नंबर्स ही नंबर्स हैं, तो आपने उनके साथ, नंबर्स के साथ कुछ ऑपरेशंस भी तो करने हैं। आपको अपनी किसी कॉलम का मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने मॉडल को बेहतर बना सकें, आप देख सकें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये फीचर्स हमें नमपाई लाइब्रेरी देगी। और ये हमारी डाटा के साथ क्योंकि हम वर्क करेंगे, इसलिए हम इसको डाटा मैनिपुलेशन वाली लाइब्रेरी कहेंगे। हम डाटा को विजुअलाइज भी करेंगे इसके अंदर। विजुअलाइज किस फॉर्म में,
हम उसे इस फॉर्म में करेंगे कि जब हमने मीन चेक करनी हो तो हम कैसे देख सकते हैं वगैरह वगैरह, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद हमारी लाइब्रेरीज आती है पांडास। अब इसकी फुल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन पांडास बस एक पॉपुलर नेम। अब इसकी फुल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि लाइब्रेरी आपको फीचर्स किस टाइप के देती है। तो जब भी आपके पास मिसिंग डाटा आ जाएगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम डाटा हैंडलिंग के लिए इस लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं, और डाटा मैनिपुलेशन के लिए भी हम इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। तो जब आपके पास फाइल के अंदर डाटा है, लाइक CSV फाइल, लाइक इन एक्सेल, जैसे एक्सेल के अंदर हमारे पास फाइल्स होती हैं, वो बेसिकली CSV फाइल होती हैं यूजुअली। और आपके पास CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली फाइल है, और उसके अंदर आपके पास डाटा है, और उस डाटा के ऊपर आपको टास्क दिया जाता है कि आपने मशीन लर्निंग मॉडल तैयार करना है। मशीन लर्निंग मॉडल कौन सा चूज करना है वो तो अगला टास्क है, लेकिन उससे पहले जो पहला टास्क है मशीन लर्निंग मॉडल लगाने से पहले, वो ये है कि क्या आपका डाटा क्लीन है। क्योंकि जब तक आपके पास मिसिंग वैल्यू है आपके डाटा के अंदर, आपकी फाइल के अंदर डाटा मिसिंग है, वैल्यूज मिसिंग है, इम्प्रॉपर डाटा है, तो तब तक आप अपने मशीन लर्निंग के ऊपर, AI के ऊपर, डाटा के ऊपर एल्गोरिदम नहीं लगा सकेंगे। तो इसलिए आपको पहले डाटा को क्लीन करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। तो हम डाटा क्लीनिंग के लिए या मैसी डाटा जब आए तो उसको हैंडल करने के लिए हम पांडास लाइब्रेरी का यूज करेंगे, डाटा को हम क्लीन करेंगे बस बेसिकली। तो आपने डाटा को क्लीन भी कर लिया, ये दो लाइब्रेरीज आ गए। डाटा क्लीन करने के बाद जो हमारी तीसरी लाइब्रेरी आती है वो होती है मैटप्लॉटलिब। तो ये है हमारी तीन लाइब्रेरीज, नमपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब। लेकिन मैटप्लॉटलिब का कहाँ यूज करेंगे, तो इसका यूज हम डाटा विजुअलाइजेशन के लिए करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर। तो आप एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर डाटा से घिरे होंगे, और डाटा आपके पास लाइक हमारे पास यहाँ पर ये सामने डाटा लिखा है, लेकिन अभी तो कुछ ही वर्ड्स लिखे हैं, कुछ ही सेंटेंसेस वगैरह लिखे हैं। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर ढेर सारा डाटा आ जाए और आपने उसको समराइज करके प्यारे से ग्राफ के अंदर देखना हो, तो आप क्या करेंगे, तो पाइथन आपको एक ऐसी लाइब्रेरी दे देता है डाटा विजुअलाइजेशन की, वो है मैटप्लॉटलिब। एक और भी लाइब्रेरी है आपके पास, उसका नाम है सीबोर्ड। यानी एक टाइप की आपके पास ढेर सारी लाइब्रेरी आ जाती है, लेकिन जो फेमस लाइब्रेरीज हैं या जो इजी हैं बिगिनर्स के लिए, मैं बस वही समझाऊंगा। तो नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये जैसे ही आपको आ जाएंगी तो हम साइकिट लर्न वाले मॉड्यूल पर मूव ऑन कर जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब हम इन लाइब्रेरीज को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें। तो अब हम इनको इंस्टॉल करना देख लेते हैं कि हम अब इन्हें अपने सिस्टम के अंदर कैसे इंस्टॉल करें। तो आपने अपनी टर्मिनल विंडो ओपन करनी है, यहाँ से ये इसकी शॉर्टकट है, इसको भी आप दबा सकते हैं, या आप न्यू टर्मिनल पर सिंपली प्रेस कर दें और आपकी टर्मिनल विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपने कमांड देनी है। कमांड आपने किसको देनी है, तो जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेगी वो आपके पिप करेगी। तो पिप बेसिकली इंस्टॉलेशन पैकेज होता है। पिप स्टैंड फॉर पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेजेस, जो कि आपके लिए लाइब्रेरीज वगैरह को इंस्टॉल करेगा। तो अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं हम लाइब्रेरीज को, बस आपने कमांड का यूज कर लें जो कि है पिप। तो पिप की फुल फॉर्म है पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेजेस, जो कि पाइथन की लाइब्रेरीज वगैरह इन सब के इंस्टॉलेशन का ध्यान रखेगी। तो अब आपने पिप को कहना है इंस्टॉल, कि भाई पिप मेरे लिए करो इंस्टॉल। किसको करो, आपकी लाइब्रेरीज को, जो भी आपकी लाइब्रेरीज हो। तो अगर मैं पांडास इंस्टॉल करना चाहूँ तो मैं पांडास लिख लेता हूँ। नमपाई हम अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कराना चाहते हैं, और साथ ही साथ मैटप्लॉटलिब, इन तीनों लाइब्रेरीज को हम अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो नाउ अगर आप इन तीनों के स्पेसिफिक स्पेलिंग इसी तरह नहीं लिखते तो पाइथन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि उसे वो वाली लाइब्रेरी मिलेगी ही नहीं। तो आपको इसके स्पेसिफिक स्पेलिंग्स एंटर करने पड़ेंगे। ये एक तरीका है, आपके पास और भी बहुत सारे तरीके आ जाते हैं लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के। जैसे कि आप पिप को एक बार एक लाइब्रेरी का कमांड दे के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं तो आप इस तरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपने एक बार कॉन्फ़िगर कर लेना है कि जो आपकी स्पेलिंग है वो बस मैच करें इन स्पेलिंग्स के साथ। लाइक पांडास के PANDAS, नमपाई के NUMPY और मैटप्लॉटलिब के MATPLOTLIB। तो मैटप्लॉटलिब के थोड़ा सा ध्यान से एंटर करिएगा, वरना आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि पाइथन को आपकी पिप को बेसिकली वो लाइब्रेरी मिलेगी ही नहीं, तो वो उसे इंस्टॉल कैसे करेगा। तो अब एंटर करने के बाद आप बस एंटर कर सकते हैं अपनी टर्मिनल विंडो के अंदर, बस एंटर प्रेस करें और फिर आपके इंटरनेट की स्पीड के मुताबिक लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम के अंदर, तो उसने मुझे कह दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बेसिकली बस स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ देर के बाद आपके बस इंस्टॉलेशन के बाद बस आपकी ये वाली लाइन फिर से आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल हो गई। अगर आप एक एक करके इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका तरीका है कि आप पहले पिप इंस्टॉल नमपाई कह दें, एक लाइब्रेरी पास कर दें। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इंस्टॉल की स्पेलिंग नहीं सही, तो अगर आप स्पेलिंग गलत
एंटर करेंगे तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि कोडिंग के अंदर आपको केस का, स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ता है बेसिकली। तो जब मैंने एक लाइब्रेरी पास की तो उसने मुझे कह दिया कि आपकी इस डायरेक्टरी पर आपकी ये जो पैकेज है, ये जो आपकी लाइब्रेरी है जो कि आप numpy मुझे कह रहे हैं वो इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आपके पास नहीं होगी, आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बेसिकली रन हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा और वो आपके सिस्टम में कुछ देर के बाद इंस्टॉल हो जाएगी। अब जब ये लाइब्रेरीज आपके सिस्टम में आ जाएंगी तब आप इनके साथ वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप इनको अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप इनके फंक्शनैलिटी को बेसिकली यूज कर सकें। तो अब मैं टर्मिनल विंडो ओपन कर लेता हूं, या हम बेसिकली यहीं से न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा आसान है। आप टर्मिनल विंडो से भी अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने न्यू फाइल सेलेक्ट कर ली, पाइथन की फाइल। सबसे पहले मैं इसका नेम सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल एस पे मैं गया और यहाँ पर मैं नेम एंटर बस कर देता हूँ लाइब्रेरीज। तो मैंने नेम एंटर कर दिया लाइब्रेरीज और अब हम इनको सेव कर लेते हैं और हमारा नेम बस सेव होकर आ गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और अब हमने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल तो कर लिया है, लेकिन अब हमने पाइथन को ये कैसे बताना है कि इस लाइब्रेरी को स्पेसिफिक हमारी इस फाइल के अंदर इंपोर्ट करो, लेकर आओ। क्यों इंपोर्ट करो? क्योंकि हम बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करना चाहते हैं। लाइक हम numpy से न्यूमेरिकल अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं, उसकी किसी फंक्शनैलिटी को यूज करना चाहते हैं लाइब्रेरी की, तो इसलिए आप उसको इंपोर्ट कराना चाहेंगे। तो उसके लिए आपके पास कीवर्ड आ जाता है इंपोर्ट का। तो ये स्पेसिफिक स्पेलिंग होगी जिसे हम पाइथन को कहेंगे कि भाई इस इंपोर्ट करो। किसको करो? अब बस आपकी लाइब्रेरी का नाम, इंपोर्ट पांडास। बस अब आपकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट होकर तो आ चुकी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं पांडास, मुझे जब भी पांडास की फंक्शनैलिटी को यूज करना पड़ेगा तो मुझे पांडास स्पेसिफिक इन स्पेलिंग्स के साथ राइट करना पड़ेगा और ये थोड़ा सा लॉन्ग है, PANDAS, कौन बार बार टाइप करेगा? तो उसके लिए आप इसकी शॉर्ट फॉर्म को भी राइट कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म को कैसे? आप पाइथन को बताएं कि मुझे पांडास इंपोर्ट करके दो एज PD, तो ये बेसिकली करेगा क्या? अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो बेसिकली ये पांडास की सारी फंक्शनैलिटी को आप यूज कर सकेंगे बस PD को एंटर करने के बाद। तो आपने जब भी पांडास की फंक्शनैलिटी को यूज करना होगा तो आप PD को एंटर करेंगे। तो मैं भी पांडास को नहीं हम देखते, हम पहले numpy को देख लेते हैं क्योंकि हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की तरफ जाना है। जब हमने डेटा मैनिपुलेशन पर जाना होगा तब हम पांडास को देखेंगे। तो अब मैं numpy पर जाता हूं, इंपोर्ट numpy एज NP। एज NP का क्या मतलब है कि numpy को NP की तरह यूज करूंगा मैं। जब भी मैंने numpy को यूज करना होगा तो मैं NP कॉल करूंगा, बजाय ये कि मुझे numpy बार बार टाइप करना पड़े। तो इस लाइन के अंदर आपकी जो लाइब्रेरीज हैं वो स्पेसिफिकली आपके फाइल के अंदर आ गई हैं, यानी कि वो आपके सिस्टम के अंदर अब आ चुकी हैं। अब आप उनको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो numpy का हम यूज कब करते हैं? जब हमने अपनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को फास्ट करना हो, या जब हम नंबर्स के साथ वर्क करें, अब हम चाहते हो कि हमारे जो नंबर्स हैं ये जल्दी बेसिकली बस कैलकुलेशन हो, हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो, हमारा कोड जल्दी रन हो जब हम न्यूमेरिकल डाटा के साथ वर्क करें। तो क्योंकि हमें पता है मशीन लर्निंग के अंदर तो हमारे पास डाटा जो होता है वो जब तक न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर नहीं होगा तब तक आप अपने मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकेंगे, आप अपने AI को सिखा नहीं सकेंगे। तो उसके लिए आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम सपोज करेंगे कि हमारे पास डाटा ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर है। तो हम अगर एक डाटा फ्रेम बनाना चाहें, मतलब अब हम डाटा बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आपके पास बेसिकली numpy के अंदर आपके पास कीवर्ड आ जाता है। अब आपने डाटा स्टोर कहाँ करना है? ऑब्वियसली वेरिएबल के अंदर, क्योंकि एक कंटेनर होगा, वो कंटेन क्या करेगा? वो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन करेगा और वो होगी numpy अरे। अब अरेज और लिस्ट, इन दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन अरेज के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो डाटा होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर होता है, जबकि लिस्ट के अंदर आपके पास डाटा किसी भी डाटा टाइप का हो सकता था। लेकिन आपकी numpy अरे के अंदर आपके पास जो डाटा होगा वो बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्म, इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यू, इन दोनों के अंदर ही होगा, तब वो अरे बनेगी numpy के अंदर। तो मैं यहाँ पर अगर वेरिएबल क्रिएट कर लूँ my अंडरस्कोर अरे, क्योंकि हमारी पहली अरे है, बस मैंने वेरिएबल का नाम क्रिएट कर लिया my अरे, और इसके अंदर हम अपनी numpy की अरे यूज करने लगे। तो अगर मैं numpy को एज NP ना इंपोर्ट करता तो मुझे numpy टाइप करना पड़ता, लेकिन अब अगर मैंने इसको numpy की तरह numpy को NP से एज NP इंपोर्ट किया है तो मुझे बस NP टाइप करना पड़ेगा और उस पे उसका यूज करने के बाद मैं इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं करना क्या चाहता हूँ? मैं एक अरे बनाना चाहता हूँ, एक डाटा कलेक्शन टाइप बनाना चाहता हूँ बेसिकली, जिसका यूज करके मैं डाटा को कलेक्ट करूंगा और वो होगी एक अरे। तो मैं बस पास कर दूंगा np.array, ये आपका बस बेसिकली मेथड आ जाएगा जिसका यूज करते हो आप अपना अरे बना सकेंगे। np.array के बाद आपने, क्योंकि एक फंक्शन है, एक मेथड है, तो आप इसके बाद पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। तो मैं बस इस तरह याद रखता हूं कि जब भी आपके पास मेथड या फंक्शन आ जाए
तो आप पैरेंथेसिस का यूज जरूर करते हैं। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपका कोड जैसे आप इंटेंड करते हैं वैसे वर्क नहीं करेगा। तो माई अरे इक्वल्स टू np डॉट अरे, मैं पाइथन को ये बता रहा हूं कि मेरी जो अरे होगी उसको आपने स्टोर करना है माई अरे नाम के वेरिएबल के अंदर। और मैं अरे क्रिएट कैसे कर रहा हूं, मैंने एज np, जब मैंने np की तरह numpy को इंपोर्ट किया तो मैंने पाइथन को बताया कि numpy np डॉट अरे, numpy के अंदर से अरे मुझे ला कर दो और क्रिएट कर दो। अब अरेज के अंदर आपके पास डायमेंशंस होती हैं, तो जो आपका डाटा होता है वो डायमेंशंस के अंदर होता है। अभी हम डायमेंशंस को देख लेते हैं। अब डायमेंशन क्या होती हैं, बेसिकली आपके डाटा की जो शेप होगी वो बेसिकली आपकी डायमेंशन होगी। लाइक आपके पास 0 डायमेंशनल डाटा हो सकता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। जब भी आपके पास 2 डायमेंशन या 2 से ज्यादा होगा तो उसे हम मल्टी डायमेंशन डाटा कहते हैं। और हम बेसिकली बस 2 डायमेंशन तक ही रहेंगे क्योंकि हम बिगिनर फ्रेंडली इस कोर्स को रखेंगे। तो डायमेंशन बस क्रिएट करने के लिए आपने अपनी पैरेंथेसिस के अंदर या राउंड ब्रेसेस के अंदर अपनी बस डायमेंशंस क्रिएट करनी होती हैं। तो अभी तो क्योंकि मैं डायमेंशन 0 डायमेंशन से हम स्टार्ट करते हैं, तो 0 डायमेंशनल डाटा के लिए बस आपने पैरेंथेसिस एंटर करनी है और उसके अंदर बस अपनी वैल्यू स्टोर कर दें। अब 0 डायमेंशनल होती क्या है पहले मैं ये बता दूं। 0 डायमेंशन आपका एक सिंगल पॉइंट होता है। जैसे आपने मैथमेटिक्स के अंदर डायमेंशंस पढ़ी होंगी, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी होंगी, जिसके अंदर हमारे पास 0 डायमेंशनल डाटा जो होता है वो बेसिकली स्केलर होता है, स्केलर वैल्यू। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। मैं फिजिक्स की टर्म में बोल रहा हूं, लेकिन अगर हम कंप्यूटर साइंस की टर्म में देखें तो 0 डायमेंशनल डाटा एक सिंगल पॉइंट होगा जिसे आप स्केलर वैल्यू भी कह सकते हैं। तो स्केलर और वेक्टर वैल्यूज, इनको आप अक्सर जब आप डीप लर्निंग के अंदर जाएंगे, जब आप टेंजर्स के साथ वर्क करेंगे तब आप देखेंगे इनको। जब आप पाइटॉर्च या टेंजरफ्लो इन लाइब्रेरीज के साथ वर्क करेंगे डीप लर्निंग के अंदर, तब आप देखेंगे इन टर्म्स को, स्केलर और वेक्टर या मैट्रिक्स, इन टर्म्स के साथ आपको अभी से ही फेमिलियर होना पड़ेगा अगर आप डीप लर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं तो। वरना ये वैसे भी फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए इन चीजों का। तो np डॉट अरे 17, तो बस मैंने एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर दी अपनी अरे के अंदर, सिंपल। और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी अरे को प्रिंट करने से। तो प्रिंट करना तो सिंपल है, बस अपने वेरिएबल का नाम पास कर देंगे अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, आपकी माई अरे वेरिएबल कंटेनर के अंदर जो भी कुछ होगा वो आपको प्रिंट कर देगा। यहाँ पर बस मैं मार्क कर देता हूं कि ये हमारी फर्स्ट अरे है, फर्स्ट अरे, या यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूं 0 डायमेंशनल अरे। तो यहाँ पर बस मैं मार्क कर देता हूं 0 डायमेंशनल अरे, क्योंकि हमारी 0 डायमेंशनल अरे है। हम मल्टी डायमेंशनल अरे को भी देखेंगे, लेकिन अब हम पहले 0 डायमेंशनल अरे को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि ये कैसी दिखती है बेसिकली। क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है तो एक सिंगल वैल्यू ही प्रिंट होकर आएगी। अब मैंने रन वाले बटन को क्लिक किया और 0 डायमेंशनल अरे जो कि मैंने बेसिकली अपनी स्ट्रिंग पास की वो उसने मुझे प्रिंट कर दी एज इट इज। उसके बाद उसने मुझे 17 पास कर दी जो कि हमारी वैल्यू थी, जो कि हमने खुद क्रिएट की थी np डॉट अरे का यूज करते हुए। तो ये थी बेसिकली आपका 0 डायमेंशनल अरे, 0 डायमेंशनल वैल्यू। तो अब हम 1 डायमेंशनल वैल्यू या 1 डायमेंशनल अरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो 1 डायमेंशनल अरे के अंदर आपके पास बेसिकली वेक्टर होगा। वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है, आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ डायरेक्शन भी होती है। ये तो मैं फिजिक्स की टर्म में बोल रहा हूं, लेकिन अगर हम कंप्यूटर साइंस की टर्म में बोलें तो आपके पास बेसिकली एक सिंगल रो होगी लेकिन मल्टीपल कॉलम्स होंगे। तो जस्ट लाइक एक्सेल में जैसे आपके पास डाटा आता है, लेकिन अभी 1 डायमेंशनल के अंदर आपके पास रो तो एक ही होगी, जस्ट लाइक दिस, रो एक ही होगी लेकिन कॉलम्स आपके पास मल्टीपल आ जाएंगे, कॉलम्स आपके पास मल्टीपल आ सकते हैं। तो हम 1 डायमेंशनल डाटा क्रिएट कैसे करते हैं, हमें ये तो पता चल गया 1 डायमेंशनल डाटा होता क्या है, लेकिन अब हम इसे क्रिएट कैसे करते हैं। तो बस डायमेंशंस ऐड करने के लिए आप बस स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, बस इससे आपकी बस डायमेंशन ऐड हो जाएगी। मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया, इससे आपकी बस डायमेंशन ऐड होगी। पाइथन को ये पता चल गया कि अब जो मैं अरे बना रहा हूं वो 1 डायमेंशनल अरे है, क्योंकि इसने एक सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है। अगर आपने अपनी अरेज की डायमेंशन को बेसिकली काउंट करना है तो आप बस एक साइड के स्क्वायर ब्रैकेट्स को काउंट कर लें बस। तो जितने स्क्वायर ब्रैकेट्स मैं डालता जाऊंगा, जस्ट लाइक मैं कुछ एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दूं, और अब अगर आपने काउंट करना है कि कौन सी टोटल कितनी डायमेंशंस बनी, तो बस आप एक साइड की स्क्वायर ब्रैकेट्स को काउंट कर लें। एक साइड की स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट टाइप करूं तो यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आई हैं। इनमें से ये जो है इसको हम ओपन कहते हैं, और ये जो हमारी सेकंड वाली है इसको हम क्लोज बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे। तो हमारे पास ये ब्रैकेट्स होती हैं स्क्वायर वाली, और ये हमारे पास काउंट कर लेते हैं कितनी है, 1
2 3 4। अपने पैरेंथेसिस को काउंट नहीं करना, अपने बस स्क्वायर ब्रैकेट्स को काउंट करना है और इससे आपको बस अपने डाटा की डायमेंशन का पता चल जाएगा। बस इससे आपको अपनी अरे की डायमेंशन का पता चल जाएगा। वरना आपके पास फंक्शनैलिटी भी आ जाती है numpy अरे ने जो आपको दी है, जिससे आप डायमेंशन को भी देख सकते हैं। तो डायमेंशन से बेसिकली होगा क्या, आपको बस एक फीचर मिल जाएगा जिससे आप रोज और कॉलम्स या आपको बाकी सारे फैक्टर्स भी मिलते हैं जैसे जैसे आपकी डायमेंशन इंक्रीज होती हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स भी उतना होता चला जाता है। तो उसे क्रिएट करना और उसका ध्यान रखना वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। वो भी हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, क्योंकि अब हम वन डायमेंशन के साथ वर्क कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट है, तो भी तो हम इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर मैं एंटर कर दूं कुछ वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, तो मैं कुछ भी रैंडम वैल्यूज एंटर कर देता हूं जस्ट लाइक दैट। तो मैंने यहाँ पर 4 वैल्यूज ऐड कर दी। तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि आपके पास वैल्यूज मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन आपके पास एक ही रो के अंदर आपकी वैल्यूज होंगी और उसको आप कहेंगे वन डायमेंशनल डाटा। तो 0 डायमेंशनल अरे थी, अब ये 1 डायमेंशनल अरे बन चुके, तो मैं 1 डायमेंशनल अरे लिख देता हूँ। यहाँ पर हम बस डायमेंशंस को लिख देते हैं और उसको हम स्टोर कर लेते हैं। dim इक्वल्स टू np, नहीं, इसको हम माई अरे की डायमेंशन क्योंकि हमें चाहिए कौन सी अरे, ये वाली अरे जिसको हमने क्रिएट किया था। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं अपनी अरे की डायमेंशंस को स्टोर करूंगा dim के अंदर और उसको बस मैं यहां पर कॉल करूंगा। बार बार इसको 0 1 या 2 जब भी मैं डायमेंशंस को चेंज करूं, बस यहां पर मैं चेंज कर दूंगा एक बार। तो मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाता हूं क्या होता है, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए मैं इस स्टेप में कर क्या रहा हूं। तो dim मैंने वेरिएबल का नाम क्रिएट कर लिया माई अरे डॉट। तो अब हम अगर यहां तक देखें कि हम यहां तक क्या कर रहे हैं, तो मैं डायमेंशन नाम का वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया, डायमेंशन नहीं सॉरी dim नाम का वेरिएबल। और असाइनमेंट के लिए मैंने इक्वल टू साइन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया और उसके बाद मैंने पाइथन को कह रहा हूं कि माई अरे, इस अरे के अंदर जाओ और मुझे मेरी नंबर ऑफ डायमेंशंस बता दो मेरी इस अरे की, जिसको तुमने माई अरे के नाम वेरिएबल के नाम से जाकर देखना है। तो अब हम नंबर ऑफ डायमेंशंस को देखने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास जो कीवर्ड आ जाता है, जो एट्रीब्यूट आ जाता है, वो आ जाता है ndim। अब ndim की फुल फॉर्म है नंबर ऑफ डायमेंशंस। n स्टैंड्स फॉर नंबर और dim बस डायमेंशंस। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं, ndim का मतलब है नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो क्योंकि एक एट्रीब्यूट है, कोई मेथड या फंक्शन नहीं है, तो इसलिए हम पैरेंथेसिस का यूज नहीं करेंगे। तो अब मैंने डायमेंशंस को, अपनी इस अरे की डायमेंशंस को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है और अब हम इसे यहां कॉल कर सकते हैं। जब ये हमारी डायमेंशन चेंज होगी, तो बस मैं एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेता हूं क्योंकि हम वेरिएबल के नाम को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं और इसको हम डबल कोट्स के अंदर ही हम लिख देते हैं इसको। तो मैंने बस एफ स्ट्रिंग का यूज कर लिया और डायमेंशनल अरे, ये वो वाली डायमेंशन है जो कि मैंने स्टोर की अपने इस वेरिएबल के अंदर, और हमने इसे हासिल कैसे किया इस वैल्यू को, अपनी डायमेंशन को। तो मैंने अपनी अरे की डायमेंशन को जाके बस इस एट्रीब्यूट का यूज कर लिया जो कि हमें हमारी पाइथन ने दिया था। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, तो मुझे यहाँ पर डायमेंशंस पर 1 प्रिंट हुआ नजर आना चाहिए और जो मेरी अरे है, तो यहाँ पर तो ये माई अरे ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने इसे अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं किया, क्योंकि पाइथन को भी पता नहीं चल रहा था कि ये एक वेरिएबल था। तो मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज कर लिया, जिससे पाइथन को पता चल जाएगा कि अब मैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने वेरिएबल का नाम पास कर सकता हूं, वरना वो उसे एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देता, बस वो my और इस अरे इसको एज इट इज प्रिंट कर देता। तो अब हम अगर इसको रन करके देखें, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी वो अरे थी जो हमने क्रिएट की थी, और ये वो डायमेंशन है जो कि पाइथन ने जाकर देखी थी हमारी उस अरे के अंदर से, और बस ये स्ट्रिंग है जो कि मैंने पास किया था, और ये वो स्क्वायर ब्रैकेट है। ये पाइथन आपको प्रिंट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो एज इट इज उस अरे को प्रिंट करवा रहा है। तो वो इन पैरेंथेसिस को नहीं प्रिंट करवाएगा, वो बस स्क्वायर ब्रैकेट्स को प्रिंट करवाएगा। और उसको आप गिन भी सकते हैं कि कितनी डायमेंशन है, बस आप कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ तक अगर मैं समराइज करूँ तो क्या हो रहा है, बस मैंने अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया एज np। जब भी मैंने उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करना होगा तो numpy लिखने के बजाय बस मैं np लिखूंगा। और फिर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया माई अरे के नाम से, और मैंने इसको असाइनमेंट क्या की, इसको मैंने अरे इसके अंदर मैंने स्टोर कर दी। कौन सी अरे, हमारी ये 1 डायमेंशनल अरे। अब ये 1 डायमेंशनल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट आ गया है, या हमारे पास एक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट आ गई है। तो बस आप एक साइड की स्क्वायर ब्रैकेट को काउंट करके उस डायमेंशंस का देख सकते हैं कि कितने डायमेंशन डाटा है, क्योंकि जब आपने डायमेंशन क्रिएट करनी होगी, जैसे आप 2 डायमेंशनल डाटा क्रिएट करना चाहते हैं, तो बस आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को इंक्रीज करेंगे। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने dim, ये एक और वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया, और इस dim वेरिएबल के अंदर मैंने क्या स्टोर किया,
मैंने इस माई अरे की डायमेंशंस को स्टोर किया। तो NDIM बस एक एट्रीब्यूट है। मैं भी एट्रीब्यूट्स की तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि वो हम OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि थोड़ा सा ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है, हम वहां पर चले जाएंगे और थोड़ा सा चीजें आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो हम अभी उसको कवर नहीं करेंगे। बस मैं बता दूं कि बस मैंने, आप कह सकते हैं कि बस मैंने उन अरे को यूज करना था, तो मैंने NDIM, उसने क्या किया, NDIM ने उसने ये किया कि वो माई अरे इस वाली अरे के अंदर आ गया, यानी इस वाली अरे के अंदर, और उसने इस NP अरे numpy अरे के अंदर की डायमेंशंस को काउंट किया। तो उसने इसकी डायमेंशंस को देखा और फिर उस डायमेंशन को इसने स्टोर कर लिया हमारे DIM इस वेरिएबल के अंदर, और फिर मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर DIM का यूज कर लिया ताकि हम उन डायमेंशंस को यहाँ पर बस ऐड कर सकें। तो जब हमारी जीरो डायमेंशनल डाटा थी, यानी जब हमारे पास सिंगल डाटा पॉइंट था, 17 था फॉर एग्जांपल, चेंज करके 19 भी आप कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू कर सकते हैं, 0.5, 0.6, 0.7, कोई भी फ्लोटिंग या इंटीजर, जब तक न्यूमेरिकल होगी तब तक आपकी वो numpy अरे होगी। और फिर हम अगर उसकी डायमेंशन को बताएं पाइथन को, तो हम देखते हैं क्या होता है DIM के अंदर। तो हमारी यहाँ पर DIM के अंदर वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर इसकी जीरो डायमेंशनल अरे और हमारी उस अरे की वैल्यू जिसको हमने कॉल किया था अपने माई अरे इस वेरिएबल के अंदर जब हमने इसको स्टोर किया था। तो यहाँ तक तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हम अपनी अरे की डायमेंशंस को भी हमने देख लिया और हमने बस उसकी अरे को भी देख लिया बेसिकली। तो यहाँ पर हमने अभी तक 1 डायमेंशनल अरे को देखा है। अब हम 2 डायमेंशनल अरे को देख लेते हैं, फिर हम हमारे numpy अरेज के अंदर फंक्शनैलिटी क्या क्या मिल जाती है, फिर हम उसको देख लेंगे जल्दी से। तो अगर मैं एक 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करने लगूं, तो 2 डायमेंशनल अरे के अंदर आपके पास एग्जैक्टली एक्सेल के अंदर डाटा जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। एक्सेल के अंदर डाटा आपके पास कैसे होता है, आपके पास रोज होती हैं और रोज की मल्टीपल कॉलम्स होती हैं आपके पास। बेसिकली आपके पास रोज एंड कॉलम्स इस टाइप का डाटा होता है, और जस्ट लाइक एक्सेल के अंदर जैसे आपके पास CSV फाइल के अंदर होता है, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जस्ट लाइक दैट। तो अब हम देख लेते हैं कि हम डायमेंशन के अंदर कैसे कर सकते हैं बेसिकली, और आपके 2 डायमेंशनल डाटा दिखता कैसे है। तो इसके अंदर मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स हो सकती हैं। यहाँ पर मैं मल्टीपल कॉलम्स अभी ऐड कर रहा हूं, लाइक 15.5, 12.0, 9 और 10। तो मैंने बस कुछ रैंडम वैल्यू स्टोर कर ली और अपनी numpy अरे के अंदर बस मैंने इनको स्टोर किया है। और ये कितने डायमेंशनल अरे हैं, 2 डायमेंशनल अरे हैं। यहाँ पर अगर हम इनकी डायमेंशन को अभी तक देखें तो हमें 2 डायमेंशनल अरे और उसके बाद हमारी अरे प्रिंट होकर आ जाएगी। बस मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स ही ऐड किया, अभी तक मैंने और कुछ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं उसने एक स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐड करके आपको प्रिंट करवाए। आप यहाँ से भी काउंट करके देख सकते हैं कि 2 डायमेंशन है, और यहाँ पर हमारी डायमेंशन 2 हो चुकी हैं। और ये बस वो टेक्स्ट है, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इसको मतलब वो सेम ही प्रिंट करेगा क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर रहे। हमारा वेरिएबल यानी DIM इसकी वैल्यू चेंज हो रही है जब भी हम अपने डाटा को क्रिएशन के अंदर चेंज करते जा रहे हैं। तो numpy अरेज की आप वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम इन डायमेंशंस के साथ थोड़ा सा और खेल लें, थोड़ा सा और मैनिपुलेशन कर लें। तो यहां तक जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास रो तो अभी तक एक ही है। तो अगर आपने एक और रो ऐड करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास अभी एक ही रो है, और आप देख सकते हैं कि उसने मुझे पॉइंट प्रिंट किया है 9, 10 और 19 इनके बाद। तो ऐसा क्यों है, जब हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू थी लाइक 15.5 या मैंने यहाँ पर 12.0, ये दो मैंने फ्लोटिंग वैल्यूज बेसिकली ऐड की। अब हमारी जो अरे थी उसने बेसिकली किया क्या, उसने इन सब 9, 10 और 19 इन सब को फ्लोटिंग के अंदर बस कंसीडर कर लिया। उसको अब ये लगता है कि 19, 9 और 10 ये सब फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, तो उसने बस इन सब के आगे पॉइंट एंटर कर दिया। उससे बस क्या होगा कि फ्लोटिंग वैल्यू बन जाएंगी। जब भी आपके पास पॉइंट होता है तो आपके पास फ्लोटिंग वैल्यू होती है। तो अगर आपके पास डाटा के अंदर एक भी फ्लोटिंग वैल्यू आ जाती है तो आपकी अरे बेसिकली करेगी क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक ही फ्लोटिंग वैल्यू है जो कि है 12.0। तो अब होगा क्या, आपकी पूरी अरे की जो डाटा टाइप होगी वो अब फ्लोटिंग वैल्यू बन चुकी है, फ्लोटिंग डाटा टाइप बन चुकी है। तो हम उसको देख लेते हैं। तो अब देख सकते हैं उसने अभी भी हर जगह पॉइंट एंटर कर दिया है। तो अब अगर आप इसकी डाटा टाइप को देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो मैं अब प्रिंट फंक्शन का हम यूज कर लेते हैं, और अब हम अपनी डाटा टाइप को प्रिंट करवाने जा रहे हैं। हमारी किसकी, हमारी अरे की, माई अरे डॉट डाटा टाइप। तो आप उसके लिए डी टाइप इस एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। तो मैं पाइथन को क्या कह रहा हूं कि मेरी इस अरे के अंदर जाओ जिसको मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, और उसके मुझे डाटा टाइप स्पेसिफिकली प्रिंट करो। तो हम इस लाइन के अंदर बस बेसिकली यही कर रहे हैं।
बस मैं यहाँ पर मार्क करता चलूँ कि हमारी डेटा टाइप है, तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पहले तो मैं यहाँ पर, आपको याद होगा हम पहले जब वर्क करते थे अपने वेरिएबल्स के साथ, अपने डाटा के साथ, तो मैंने स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर मार्क नहीं करता था कि हमारी ये वैल्यू क्या है। तो अब क्योंकि हमारे लिए चीजें एडवांस हो गई हैं, तो आपको बस याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो बस मैंने आपकी आसानी के लिए बस मैंने एंटर किया है डाटा टाइप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये जो वैल्यू एंटर करे वो है क्या बेसिकली। तो अब हमें हमारी पहले डाटा टाइप प्रिंट करेगा और उसके बाद हमें ये वाली लाइन प्रिंट करेगा, क्योंकि पाइथन हमारे कोड को लाइन बाय लाइन रन करेगा। तो पहले 1 लाइन, फिर 2 लाइन एम्प्टी है, तो बस अगली लाइन पर आ जाएगा। तो बस इस तरह लाइन बाय लाइन अपने कोड को, हमारे कोड को रन करता चला जाएगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारा डाटा टाइप कौन सी है। तो हमारी जो डाटा टाइप है वो है फ्लोट 64। तो अब ये 64 कहां से आ गया? अब फ्लोट इसका तो हमें पता है कि ये डेसिमल वैल्यू होती है, लेकिन 64 क्या है? तो 64, 32 या 16, ये आपके पास बेसिकली आपकी डाटा की बिट्स हैं बेसिकली। तो अभी फ्लोटिंग 64 का क्या मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो 64 बाइट्स के अंदर, फ्लोटिंग 64 बाइट्स के अंदर बस स्टोर हुई है। तो बस आपकी जो बाइट्स हैं वो ज्यादा है, मतलब आपकी फाइल थोड़ी सी ज्यादा हैवी होगी। तो जिस तरह आपकी जो बिट्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, तो उसी तरह आपकी फाइल की जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा बेसिकली। ये एक बेसिक सी बात है। तो अब हम देख लेते हैं, हमारी डाटा टाइप भी उसने हमें प्रिंट कर दी। हमारी शेप क्या है? बेसिकली शेप थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो मैंने स्ट्रिंग का यूज कर लिया, यहाँ पर हम सिंगल कोट्स का बस यूज कर लेते हैं, बार बार डबल कोट्स का यूज कर रहे हैं। आप सिंगल कोट डबल कोट जिसका मर्जी यूज कर लें, फर्क नहीं पड़ता। शेप और कॉलन बस मैंने मार्क कर दिए, क्योंकि हमने एफ स्ट्रिंग का यूज किया, ऐसे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं। और अब हम कराना क्या चाहते हैं, हम माई अरे डॉट शेप, इसकी शेप को बेसिकली हम मांगना चाहते हैं, उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं बेसिकली। तो उसको मैंने अपनी इस लाइन ऑफ कोड के अंदर एंटर कर दिया है। तो ये करेगा कि ये प्रिंट कर देगा मुझे शेप, ये तो इसी तरह प्रिंट करेगा। और उसके बाद हमारी इस अरे की शेप को, यानी इस अरे की हमारी शेप को, इस अरे को हमने माई अरे के अंदर स्टोर किया और इसके हमें बस वो शेप प्रिंट कराएगा। और अब अगर मैं इसको रन करके देखूं, तो आप देख सकते हैं उसने मुझे शेप प्रिंट की 1 5। तो शेप आपकी आपकी डायमेंशंस के हिसाब से चेंज होती रहेंगी। तो जब आपके पास दो वैल्यूज आए, तो इससे भी आप बता सकते हैं कि आपके पास 2 डायमेंशनल डाटा है। अगर मेरे पास 0 डायमेंशनल अरे होती, तो उसकी शेप हमें एम्प्टी प्रिंट करवाता, और 1 डायमेंशनल के अंदर आपको एक ही वैल्यू प्रिंट कराता। लेकिन ये वैल्यूज हमें बताती क्या है? तो ये जो हमारी पहली वैल्यू है 1, हमारी 2 डायमेंशनल अरे के अंदर, याद रखना अभी हम 2 डायमेंशनल अरे के साथ वर्क कर रहे हैं। जैसे आपकी डायमेंशन इंक्रीज या डिक्रीज करेंगी, तो ये वैल्यूज भी आपकी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, और वैल्यूज कुछ अलग अलग चीजें बताएंगी। तो अभी ये क्या बता रही है? अभी ये बता रही है कि आपके पास 1 रो और 5 कॉलम्स हैं। अगर हम इसे एक्सेल के अंदर बात करें या CSV फाइल के अंदर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक रो है, जो कि एक सही बात है। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हमारे पास 5 वर्टिकल डाटा पॉइंट्स हैं। तो अगर हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल की तरफ से देखें, उस साइड से देखें, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है या एक रो है, या आपके पास 5 डिफरेंट कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। ये जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो हमें कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स बता रही है। और ये हमारे पास बेसिकली या नंबर ऑफ कॉलम्स आप कह लें, या आप वर्टिकल लाइंस बेसिकली कह लें, वर्टिकल डाटा पॉइंट्स आप कह लें, जिस तरह भी आप याद रखना चाहें। मैं तो बस इनको रोज एंड कॉलम्स की तरह याद रखता हूं, क्योंकि CSV फाइल के अंदर भी जब आप देखेंगे कि हम बेसिकली जब वर्क करेंगे हमारे डाटा के अंदर से, जब हम रियल डाटा उठाएंगे वर्ल्ड में, कहीं से भी हम उठा सकते हैं, लेकिन हम कैगल से उठाएंगे, उसको हम बाद में देखेंगे जब हम मशीन लर्निंग के अंदर जाएंगे। लेकिन डाटा उठाने के बाद हमारे पास जो डाटा होगा वो बेसिकली 2 डायमेंशनल डाटा के अंदर होगा ज्यादातर। तो उस 2 डायमेंशनल डाटा के अंदर आपके पास मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स होंगी। तो आपने उनकी शेप, उनकी डायमेंशंस, इन सब चीजों को आपको देखना पड़ सकता है। तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, हमारी बेसिक्स हैं। तो हमें शेप यहाँ पर क्या बता रही है कि आपके पास एक रो है और आपके पास 5 कॉलम्स हैं, और अगर आपने रो एंटर करनी है, रो ऐड करनी है, तो उसके लिए आप बस अपनी एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का एक और सेट एंटर कर दें। बस मैं इसको यहाँ पर एंटर कर दूं, यहाँ पर बस मैं कुछ टैब्स एंटर कर दूं, ये हम पाइथन को ही ऐड करने देते हैं, कॉमा एंटर, तो उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। पहले मेरे से एक एक्स्ट्रा बैकस्पेस, तो इससे होगा क्या, बस आपको क्लियर समझ आएगी कि हमारे पास डिफरेंट रोज हैं, तो हम बाद में देखेंगे उसको प्रिंट कैसे करता है। तो अगर मैं वैल्यू स्टोर करना स्टार्ट करूं 0 4
10, 17 और 5। तो यहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली 5 वैल्यूज ही स्टोर करनी पड़ेगी अपनी सेकंड रो के अंदर भी। अगर मैं 5 नहीं स्टोर करता, फॉर एग्जांपल 4 स्टोर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास पाइथन को समय नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स के अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई हैं। अब एक कॉलम की पाइथन को लगेगा वैल्यूज मिसिंग है, तो अगर हम इसको उस साइड से देखें, आसानी से समझें, तो पाइथन को क्या लगेगा कि भाई आपके पास एक कॉलम की वैल्यू मिसिंग है और आपको एरर प्रिंट करवा देगा। ये सब चीजें आपको डेटा टाइप, डायमेंशन या शेप प्रिंट करवाने के बजाय आपको एरर प्रिंट होने वाला है, एरर शो होने वाला है बेसिकली। तो हम देखते हैं हमें क्या एरर शो होता है। तो अब हमें वैल्यू एरर शो हो चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, सेटिंग एन अरे एलिमेंट विद द सीक्वेंस। तो आपको कह रहा है कि जो शेप थी वो 2, ये, तो मतलब उसको शेप का एरर आ रहा है, हमारी जो एक वैल्यू है वो बेसिकली मिसिंग आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप एक और वैल्यू एंटर कर दें, लाइक 5 में एंटर कर दे तो फॉर एग्जाम्पल, तो अब हमारे पास इस 10 कॉलम के अंदर एक वैल्यू आ चुकी है। अब हमें एरर नहीं आएगा, अब हमें ये सब चीजें प्रिंट करवा देगा पाइथन। तो अब हमें क्या क्या प्रिंट करवाता है, हमारी जो डाटा टाइप है वो अगेन फ्लोट 64 ही है। अगर आपने इंटीजर के साथ वर्क करना है, तो मैं अगर इस सिंगल फ्लोटिंग वैल्यू को हटा दूं, तो हमारे पास ये जो सारी वैल्यूज हैं वो इंटीजर के अंदर आ चुकी हैं। क्योंकि जब भी आपके पास एक भी फ्लोटिंग वैल्यू आ गई आपके डाटा के अंदर, तो आपकी जो अरे है, पाइथन उस सारी अरे को फ्लोटिंग डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देगा और पाइथन उसको एज फ्लोटिंग डाटा टाइप लेकर चलेगा। और अब मैं इसको दोबारा अगर रन करके दिखाऊं, तो अब हमें इंटीजर डाटा टाइप प्रिंट होगी, इंटीजर 64। तो 64 या 32 ये जो भी होगा, ये बस आपकी नंबर ऑफ बिट्स होंगे। ये जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे आपकी फाइल का साइज इंक्रीज करेंगे। मैं भी इन बिट्स की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी हम इन एट्रीब्यूट्स या इसके अंदर जो हमें फंक्शनैलिटी मिल जाती है, अभी हम उस पर ही फोकस करते हैं। तो हमारी शेप है वो 2,5 है, पहले हमारे पास 1,5 थी। अभी क्या हुआ है, हमारी जो एक रो है वो इंक्रीज हुई, यानी हमारे पास अब 2 रोज थी, कॉलम्स हमारे पास 5 ही थी, तो उसने हमें शेप प्रिंट कर दी। 2 डायमेंशन के अंदर हम इसे रोज और कॉलम्स भी देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 डायमेंशन, उसने डायमेंशन को खुद जाकर एक्सेस किया, खुद जाकर प्रिंट किया। और उसके बाद डायमेंशन अरे, ये बस वो स्ट्रिंग है और ये हमारी वो बेसिकली ये हमारी बस अरे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा और लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा आगे पीछे था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बेसिकली \n का बस आप यूज कर लें, सॉरी \n। तो यहाँ पर बेसिकली होगा कि अगर आपने f स्ट्रिंग यूज किया है अपने कोड के अंदर, तो \n करेगी क्या, ये बस एक एंटर कर देगी। मतलब आपकी इस कॉलन के बाद एक एंटर आ जाएगा, मतलब जो आपकी अरे होगी वो बस अगली लाइन के अंदर प्रिंट करेगा। तो बस हमारी \n ये करेगी। तो हम इसको रन करके भी देख लेते हैं, हमें जो अरे होगी वो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करवाएगा। तो अब देख सकते हैं उसने हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करवा दी। तो क्योंकि हमारे पास रोज और कॉलम्स के अंदर डाटा है, तो उसने हमें इसी तरह ही प्रिंट करवाया है। डिक्शनरी के अंदर आपको बस एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करवा रहा था, वो बस थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अरे के अंदर आपको उसने रोज एंड कॉलम्स के अंदर डाटा प्रिंट करवाया है। और अभी हम 2 डायमेंशनल डाटा के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर मैं इसकी डायमेंशन को डिक्रीज करूं, मतलब अगर मैं 1 डायमेंशनल डाटा की तरफ जाऊं, और अब अगर हम इसकी शेप को देखना चाहें, तो हम देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैंने कहा था कि हमारी शेप की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमारे पास रो एक ही है हमारे वैल्यू के अंदर। तो ये जो हमारी 5 है, या बेसिकली कह सकते हैं आपके पास 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं, या 5 डिफरेंट कॉलम्स है, आप बस कह सकते हैं कॉलम्स या 5 डिफरेंट वैल्यूज। तो मैं तो 1 डायमेंशनल डाटा के अंदर आपको ज्यादा आसानी रहेगी अगर आप 5 डिफरेंट वैल्यूज, इस टर्म को आप बस याद रखें। तो हमारी शेप हमें क्या बता रही है कि आपके पास 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं, हम देख लेते हैं। और हमारी डायमेंशन है 1, और ये है हमारी बेसिकली अरे, और हमारे पास डाटा टाइप है इंटीजर 64। तो ये वो सारी चीजें हैं वो हमें पाइथन प्रिंट करवा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं, और क्योंकि हमारे पास ये 1 डायमेंशनल डाटा है जिसके अंदर हमारे पास रो एक ही होती है, कॉलम्स जितनी मर्जी हो सकती हैं, या वैल्यूज जितनी मर्जी हो सकती हैं। लाइक यहाँ पर मेरे पास 5 है, अगर वैल्यूज हो जाए, एक और मैं वैल्यू एडर कर दूं, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये जो हमारी शेप होगी वो 6 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हैं वो आपको लेंथ भी प्रिंट करवा रहा है। आप इसकी लेंथ को भी प्रिंट करवा सकते हैं, वो बस आप प्रिंट करवा सकते हैं। सेम है लेंथ को प्रिंट करवाना, माई अरे लेंथ फंक्शन का यूज करें और उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कर दें len हमारे फंक्शन का नाम, और पैरेंथेसिस के अंदर बेसिकली अब मैं एंटर करने जा रहा हूं पैरेंथेसिस के अंदर हमारी उस अरे का नाम जिसकी हमने लेंथ प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ क्या है, यहाँ पर हमारे पास 6 लेंथ है या 6 डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो अगर मैं इसको रन करके देखूं तो हम देखते हैं क्या होता है। तो अब देख सकते हैं 6 डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो बस आपने ये ध्यान रखना है, जैसे आपकी डायमेंशंस इंक्रीज करती हैं तो आपकी शेप वगैरह उनकी वैल्यूज चेंज कर सकती हैं।
और वो जो आपको चीजें बता रही हैं वैल्यूज, वो भी वेरी कर सकती हैं। बस आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। तो मैं बस इस लाइन को डिलीट कर देता हूं, और अगर मैं शेप दोबारा बताऊं तो अब वो हमें 6 शेप प्रिंट करवाएगा। तो आप देख सकते हैं उसने हमें 6 प्रिंट करवाया। 6 का क्या मतलब है कि आपके पास 6 डिफरेंट वैल्यूज हैं अगर आप वन डायमेंशनल डाटा की तरफ से देखें तो सिंपल हम टू डायमेंशनल डाटा तक ही रहेंगे। और अब हमने नंपाई अरेज की बेसिक्स को कवर कर लिया है, लेकिन अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अब हम और क्या क्या कर सकते हैं हमारी इस अरे के अंदर। हम बाकी हम डायमेंशंस को हमने देख लिया। जीरो डायमेंशन आप कह सकते हैं स्केलर या सिंगल पॉइंट सिंगल वैल्यू। वन डायमेंशनल आपके पास एक रो होती है, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल कॉलम्स हो सकती हैं। तो मल्टीपल कॉलम्स वन डायमेंशनल के अंदर कहना थोड़ा और लगेगा, आप बस कह लें कि मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। और टू डायमेंशन के अंदर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज होती हैं। हम थ्री डायमेंशन के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर बेसिकली थोड़ा सा चेंजिंग आती है, वहां पर आपके पास लेयर्स भी ऐड हो जाती है। वो क्या होती है मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं टू डायमेंशन तक ही जब हम रहे थे तो हमारा इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, जब हमें नई रो एंटर करनी थी तो हमें इस स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान में एंटर करनी पड़ रही थी। तो यहां पर आपको बस नहीं अपनी रो ऐड कर सकते हैं यहां पर बस कोमा के बाद, और कोमा हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के सेट के बाद एंटर किया था। तो बस आपने ये चीजें याद रखनी है, आपकी अरे के अंदर बस यही होता है। सो जस्ट लाइक दैट आप इस तरह अरेज को समझ सकते हैं। बस आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और हम देखते हैं कि हम अपनी अरेज के साथ और क्या कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जब आपने अपनी अरे की किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना हो तब आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अब इन सबको रिमूव कर देता हूं, क्योंकि बस एट्रीब्यूट्स थे जिनको हमने देख लिया, और अब मैं बस एक डायमेंशन इंक्रीज करने जा रहा हूं, क्योंकि वन डायमेंशन के अंदर तो बहुत सिंपल है। हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर पहले ही टू डायमेंशन है, और बस कॉमा से हम न्यू रो ऐड कर लेते हैं बस। तो बस कुछ वैल्यूज एंटर कर देता हूँ रैंडम, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं जब तक न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर हैं। 7.7 कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन बस आपने याद ये रखना है कि जितनी आपकी पहली रो के अंदर वैल्यू है उतनी ही सेकंड रो के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर हमें एक और वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। यहाँ पर बस मैंने एक और वैल्यू एंटर कर दी। अभी हमारी एक अरे बन के आ चुकी है। तो लिस्ट के अंदर हम क्या करते थे, हम इंडेक्सिंग का यूज करते थे, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते थे। कब, हम अपने जो लिस्ट का नाम था, यानी जिस वेरिएबल के अंदर हमने उस लिस्ट को स्टोर किया था, हम बस उस वेरिएबल का नाम लेते थे, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते थे। लेकिन अरेज के अंदर भी हमारे पास कुछ सिमिलर ही होता है, हम देखते हैं किस तरह सिमिलर होता है। तो हमारी अरे का नाम जो कि माय अरे और स्क्वायर ब्रैकेट्स, बस तो सिमिलर है बिल्कुल, कुछ भी नया चेंज नहीं है। लेकिन इसके अंदर अब आपने जो इंडेक्सिंग है उसको बस आपने सही से फॉलो करना है, अगर आप सही आइटम को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो बस आपने उस एलिमेंट की पोजीशन को पास कर देना है। लाइक अगर आप 19 इस वैल्यू को एक्सेस कराना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी कौन सी रो है, अगर आप कहेंगे पहली रो है तो नहीं, ये हमारी जीरो रो है, क्योंकि अभी तक हमने देख लिया कि पाइथन की काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है। तो हम जीरो पास करेंगे अगर आप 19 प्रिंट करवाना चाहते हैं। और अब पाइथन को पता चल जाएगा कि भाई मैंने इस रो को देखना है सबसे पहले, तो पाइथन इस रो पर आ जाएगा। अब इस रो के अंदर कौन सा कॉलम, जीरो कॉलम, तो कॉमा के बाद आप एक और जीरो एंटर कर देंगे। अब इस जीरो क्या बताएगा, ये जीरो बता रहा है कि आपकी जीरो एलिमेंट है, जीरो पोजीशन है आपकी जीरो वाली रो के अंदर। या अगर हम कॉलम और रो के अंदर देखेंगे तो वो बेसिकली पाइथन कर क्या रहा है, वो देखेगा इन दोनों रोज में से जीरो वाली रो कौन सी है, ये वाली है जीरो रो। ठीक है, इसका जो इंडेक्स है इस रो का वो है जीरो। तो अगर मैं सिर्फ जीरो पास करूं तो वो तो हमें बस ये पूरी लाइन प्रिंट करवा देगा, यानी ये पूरी रो प्रिंट करवा देगा। अगर हम इस पूरी रो को एक बार देख लें तो हम देखते हैं कि ये किस तरह की है। तो उसने हमें पूरी रो प्रिंट करवा दी। और अगर हमने इस रो के अंदर स्पेसिफिक कॉलम या स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैंने कॉमा के बाद जीरो पास कर दिया। अब ये पाइथन करेगा क्या, पाइथन इस एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा हमारी इस अरे के अंदर से। इस एलिमेंट को कैसे प्रिंट करवाएगा, पाइथन पहले जीरो रो यानी इस रो को देख लेगा, और इस रो के अंदर जीरो एलिमेंट को पाइथन देख लेगा, और यानी हमें 19 प्रिंट करवा के दे देगा, सिर्फ 19 प्रिंट करवाएगा। तो आप देख सकते हैं उसने हमें सिर्फ 19 ही प्रिंट करवाया है। तो ये है हमारे पास इंडेक्सिंग। अब हम कुछ और एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। तो अगर आपने 10 यानी इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो ये कौन सी वैल्यू है, इसका जो इंडेक्स है वो बेसिकली 0 1 2 3 4, इसका इंडेक्स है बेसिकली 4। तो हम अपनी इस कॉलम का इंडेक्स पास कर देते हैं, यानी अब हमें 10 प्रिंट होना चाहिए।
बस मैं इंडेक्सिंग इसका यूज कर रहा हूं। इंडेक्सिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 10, उसने मैं 10 प्रिंट कर दिया, सिंपल, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, अगर मैं दोबारा बता दूं तो यहाँ पर जो हमारी एक बार मैं डायमेंशन का बता दूं, हमारे पास यहाँ पर 2 डायमेंशनल डाटा है। शेप कौन सी है, यहाँ पर हमारे पास जो रोज हैं वो है 2 और जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो है 6। तो हमारी शेप क्या हुई, 2 6। और हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, वो हमारे पास हैं 12 टोटल वैल्यूज हैं। तो आप अगर टोटल एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपके पास वो भी आपके पास एक एट्रीब्यूट आता है, उसको हम बाद में देख लेते हैं। उसको एट्रीब्यूट को मैंने पहले नहीं देखा, उसको हम बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, वो 0 पोजीशन पर जाएगा, 0 और 4 स्पेसिफिक पोजीशन की जाके हमें आइटम को प्रिंट करवा देगा। तो अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल डाटा होता तो यहाँ पर हमें एक और वैल्यू कोमा के बाद ऐड करनी पड़ती है, अगर हमें एक ही वैल्यू चाहिए तो अब हम अगर हम इसको रन करके देखें तो हमें 10 प्रिंट होगा। मैं दोबारा दिखा दूं 10 को उसने कैसे एक्सेस किया। उसने पहले रोज देख ली, 2 रोज हैं, हमारी जुबान में 2 हैं, पाइथन की जुबान में 0 और 1। ये 0 है इसका इंडेक्स इस रो का, और इस रो का इंडेक्स है 1। पहले हमने 0 रो को चूज कर लिया और उसके बाद हमने 4 कॉलम को चूज किया जो कि था 10। तो हमने उसको बस प्रिंट करवा लिया। अगर आप कोई और वैल्यू लाइक 16 या 100 प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो क्योंकि हमारे पास ये है सेकंड रो, हमारी जुबान में सेकंड, पाइथन की जुबान में फर्स्ट रो, तो इस रो का इंडेक्स बेसिकली क्या है, इस रो का इंडेक्स बेसिकली है 1। यहाँ पर मैंने 1 एंटर कर दिया तो उससे क्या होगा, पाइथन इस रो को चूज कर लेगा। अब इस रो के अंदर हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, हमें ये सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट चाहिए, यानी इस पोजीशन का जो इंडेक्स है वो है 2, 0 1 एंड 2। तो आप इसको 0 से अगर काउंटिंग स्टार्ट करें 0 1 एंड 2 तो आपके पास इस, अगर आपने 100 प्रिंट करवाना है तो आपके पास 2 कॉलम है आप कह सकते हैं। तो हमें अब 100 प्रिंट हुआ नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं उसने हमें 100 प्रिंट कर दिया। तो इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। तो ये भी हमारी पाइथन की नंपाई की बेसिक्स के अंदर ही आता है। लेकिन अब मैं आपको अपना लास्ट एट्रीब्यूट दिखा दूं जो कि आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट करवाता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज भी कह सकते हैं आप। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बस टेक्स्ट के अंदर टोटल वैल्यूज, टोटल वैल्यूज कॉलन बस मैंने मार्क कर दिया, और कॉमा के बाद हम अपनी अरे के अंदर जाएंगे, माई अरे डॉट साइज। तो साइज आपका बेसिकली एट्रीब्यूट है, ये करेगा क्या, ये इस अरे के टोटल एलिमेंट्स को या टोटल वैल्यूज को, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करके आपको प्रिंट करवा देगा। तो अभी 1 2 के अंदर तो हमें 100 ही प्रिंट हुआ नजर आएगा, पहली वैल्यू यानी ये पहली वैल्यू 100 जो कि हमने इंडेक्सिंग का यूज किया, और यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट का यूज किया, और टोटल वैल्यूज आपके पास हैं 12। तो अगर आप काउंट करना चाहें तो आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे पाइथन पर भरोसा है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें हमारी अरे का साइज शो करा दिया। तो आप प्रैक्टिस के लिए बेसिकली क्या कर सकते हैं, तो अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अरे को क्रिएट करना, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शनैलिटी आ जाती है। मैं बस इसको एक बार मार्क कर दूं, इसको हम एक बार बस डिलीट कर दें, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और वो क्या हमारे पास फंक्शनैलिटी आ गई, आपने एक वेरिएबल के अंदर तो अभी भी स्टोर करनी है अपने अरे को, लेकिन हम अरे को बेसिकली स्टोर कैसे करेंगे, np.arrange। तो अरेंज बेसिकली फंक्शन करेगा क्या, ये बेसिकली आपको कुछ वैल्यूज दे देगा किसी रेंज के अंदर। रेंज के अंदर आपके पास बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट, स्टॉपिंग पॉइंट होगा, और आपका बेसिकली स्टेप होगा। अब ये स्टेप क्या होता है, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट का तो हमें पता है। पहले मैं स्टार्टिंग पॉइंट अगर एंटर करूं तो हमारी जो पहली वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1, 1 से मतलब स्टार्ट ले, और एंड अगर हमने 10 पर कराना है तो मुझे 11 पास करना पड़ेगा। तो 11 पास करने के बाद 11 हमारा स्टॉप होगा, यानी 11 से पहले 10 यहां तक हमें वैल्यूज अब प्रिंट कराएगा। अब स्टेप का ये मतलब है कि आपने कितनी वैल्यू स्किप करनी है, यानी 1 के बाद आपने कितनी वैल्यू स्किप करनी है। तो अगर आपने दो वैल्यूज के बाद प्रिंट करवानी है, मतलब अपनी एरे के अंदर शो करवानी है, प्रिंट नहीं सॉरी शो करवानी है अभी तक, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब हम अगर अपनी अरे को देख लें कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि 1 डायमेंशनल अरे होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगल रो है लेकिन कॉलम्स मल्टीपल होंगी। तो अब अगर मैं इसको रन करके देखूं, स्टेप हमारा 2 है, ये बेसिकली करेगा कि 1 के बाद 2 वैल्यूज को स्किप करके हमें फिर वैल्यू प्रिंट करेगी। 1 के बाद अगर हम 2 वैल्यूज को स्किप करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 3 के बाद 2 वैल्यूज को स्किप करेंगे 5 आएगा, और 5 के बाद 2 वैल्यूज 7, इसी तरह 9। तो हमें 9 तक वैल्यूज हमें बेसिकली प्रिंट करवाएगा। तो 1 3 5 एंड 7 एंड 9, 1 3 5 7 एंड 9, ब्यूटीफुल। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि जो हमारा स्टेप है ये है न्यू। हमने स्टार्ट और स्टॉप को तो हमारे रेंज वाले फंक्शन के अंदर भी देखा था। तो स्टार्ट और स्टॉप बस मैंने उसको बताया कि 1 से स्टार्ट करो और 11 से पिछले एलिमेंट पर एंड कर दो, 11 से पिछला यानी 10 पर एंड कर दो, और एंड करने के दौरान तुमने स्टेप यानी स्किप कैसे करना है वैल्यूज को। तो 1 के बाद तुमने 2 वैल्यूज को स्किप करना है, यानी 1 के बाद 2 वैल्यूज को स्किप करेगा तो 3 आ जाएगा।
तो आपकी अरे के अंदर 3 आके स्टोर हो जाएगा, फिर 2 वैल्यूज को स्किप किया जाएगा, 5 आके स्टोर हो जाएगा। तो ये बस बेसिकली स्टेप है। अगर आपने नॉर्मल यानी एक सीक्वेंस के अंदर प्रिंट करवाना है तो आप 1 पास करने अपने स्टेप, अगर आप 1 नहीं पास करेंगे तो हम देखते हैं क्या होता है। तो वो डिफॉल्ट के अंदर 1 को ही लेके चलेगा, यानी आपको 1 से 10 तक वैल्यूज अब प्रिंट करवाएगा। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक प्रिंट करवाया। क्यों 10? क्योंकि यहाँ पर मैंने 11 पास किया, 11 को एक्सक्लूड कर देगा, निकाल देगा, और 11 से पिछली वैल्यू यानी 10 आपको प्रिंट करवाएगा। और स्टेप क्या करेगा? स्टेप बस बेसिकली स्किप करता रहेगा उन वैल्यूज को स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के दौरान। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। स्टार्ट 1 से करना है और 10 पर 11 से पहले वैल्यू यानी 10 पर एंड कर देना है। और स्किप तुमने कैसे करना है? 1 से स्किप करना है। तो अगर आप 10 से ही स्किप करवाना चाहें तो हम देख लेते हैं क्या होता है। तो 9 से सॉरी हमें कराना पड़ेगा, क्योंकि 1 के बाद अगर 9 वैल्यूज करें तो हमारे पास 10 आएगा। तो हमें यहाँ पर 2 ही वैल्यूज हमारी अरे के अंदर प्रिंट करवाएगा, जो कि होंगी 1 और 10। तो अब हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने हमें 1 और 10 वैल्यू प्रिंट करवाई है। और इसने क्या किया? इसने बेसिकली बस वैल्यूज को स्किप करके आपको प्रिंट कराया। तो उसने 1 के बाद 9 वैल्यूज को निकाल दिया, यानी 1 के बाद वो सीधा छलांग मार के आ गया 10 पर। 10 पर क्यों? क्योंकि 1 के अंदर जब हम 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। या आप कह सकते हैं 1 से उसने काउंट करना शुरू कर दिया जब तक 9 कंप्लीट नहीं हो जाता, और उन वैल्यूज को स्किप करता गया। और फिर उसने जब आपकी स्किप 0 हो गया, काउंट यानी यहाँ पर 0 हो गया, तो उसने वो वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो अगर हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म में बोलें तो इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। तो आप अरेंज का यूज करते हुए भी अपनी अरे को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर बस आपने स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट एंटर करना है। अगर हम 100 वैल्यूज आपको चाहिए और आपने स्किप करानी है 10 से, तो यहाँ पर हमें टोटल 10 वैल्यूज टोटल 9 वैल्यूज प्रिंट करवाएगी, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट की हैं। तो आप देख सकते हैं 1 के बाद वो 10 ऐड करता जाएगा और आपको 10 वैल्यूज प्रिंट करवाई हैं। और अगर आपने सीक्वेंस से देखना है, यानी आपको पहले 10 प्रिंट नजर आए, 10 20 30 40, अगर आपने टेबल देखना है फॉर एग्जांपल 100 का, तो आप इस तरह स्टेप को 10 एंटर कर दें और अपना स्टार्टिंग पॉइंट 0, एंडिंग पॉइंट आप बस 100 एंटर कर दें। तो यहाँ पर होगा क्या? उसने 100 से पहले उसको स्किप कर दिया। अगर आपने 100 को भी देखना है तो आप 101 एंटर करें, या 109 भी एंटर करेंगे तो भी वो उसको प्रिंट नहीं करवाएगा, क्योंकि 111 आपको एंटर करना पड़ेगा। अगर आप 110 भी यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं उसने मुझे 100 प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इस अरेंज वाले मेथड, इस अरेंज वाले फंक्शन के साथ, तो चीजें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी। लेकिन बस आपने याद ये रखना है कि अरेंज का यूज करते हुए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 1 डायमेंशनल के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके अंदर आप इंडेक्सिंग के साथ कंफर्टेबल जब हो जाएंगे तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2 डायमेंशनल अरे की तरफ मूव ऑन करें, उसकी इंडेक्सिंग करें, उसके ऊपर एट्रीब्यूट्स का यूज करें, यानी उसकी साइज, उसका शेप, इन सब चीजों को आप बस एक्सेस करें, उसके साथ बस आप प्रैक्टिस करें। तो जस्ट लाइक दैट आप कुछ भी वैल्यूज अपनी अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जितनी भी डायमेंशन तक जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी तक आप 2 डायमेंशन तक ही रहें, ज्यादा बड़ी छलांग ना लगाएं, और 2 डायमेंशन के साथ आप प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर इंडेक्सिंग का यूज करें। बस जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तब आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो अब अगर आपने अपनी इस अरे के साथ जो कि हमने बनाई थी अरेंज मेथड का यूज करते हुए, और उसमें हमने बेसिकली अपना स्टार्टिंग पॉइंट बताया था कि हमारे नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे इस अरे के अंदर और एंड कहाँ से होंगे। अब एंड 101 पर नहीं होंगे, उसे एक नंबर पहले होंगे। लेकिन अब ये जो 10 था, अब ये क्या था? अब ये था स्टेप, कि जिस स्टेप से हमने नंबर्स छोड़ने या स्किप करने हैं बेसिकली। लाइक 0 में आप 10 ऐड करेंगे तो क्या नंबर आ गया? 10। मतलब आपने 10 नंबर्स को स्किप करके जो आपके पास नंबर आएगा वो फिर आपने इस तरह स्टोर करते जाना है। और आपने कहां तक स्टोर करना है? 100 तक, 101 तक नहीं, क्योंकि हमने 101 को एक्सक्लूड कर देना है। तो बस हमने एक अपनी अरे क्रिएट कर ली, इसके अंदर टोटल कितने नंबर्स होंगे? टोटल 10 नंबर्स होंगे। इसको हमने प्रिंट करवा के भी देखा था। लेकिन अगर आपने अपनी अरे के मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, इन सब चीजों को देखना हो तब आप क्या कर सकते हैं? तो आपके पास फंक्शंस आ जाते हैं आपकी numpy अरे के अंदर। तो उसके लिए अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूं हमारी इस अरे की, सबसे पहले हम दोबारा अपनी इस अरे को देख लेते हैं जो कि हमने अरेंज मेथड का यूज करते हुए क्रिएट की थी 1 से 100 तक, मतलब 10 का स्किप दे के। इसको आप 10 का टेबल भी बोल सकते हैं। तो 0 10 20 30 40 50 60, सो जस्ट लाइक दैट आपकी एक अरे बन के आ चुकी है। लेकिन अब अगर आपने अपनी सम देखना हो अपने इन टोटल नंबर्स की, इन नंबर्स का मीन देखना हो, स्टैंडर्ड डिविएशन देखना हो, मीडियन देखना हो, ये सब चीजों को अगर आपने देखना हो तब आप क्या करेंगे?
अब मैं ये नहीं समझाने वाला कि मीन, मीडियन, मोड ये सब चीजें क्या होती हैं। मैं अब ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इन सब चीजों का पता है, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन इन सब टर्म्स का आपको पता है। तो अगर आपने सबसे पहले मीन प्रिंट करवानी हो, मतलब एवरेज वैल्यू अगर आपने प्रिंट करवानी हो अपनी इस अरे की, तब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप np डॉट अरे सॉरी तो सबसे पहले आप np डॉट मीन, आप इस मेथड का यूज कर लें, np numpy का यूज करते हैं। अब ये एक तरीका है जिसका यूज करके आप मीन फाइंड कर सकते हैं अपनी इस अरे की, मतलब और भी बहुत सारे तरीके होंगे। और फिर पैरेंथेसिस, अब इस पैरेंथेसिस के अंदर आपने वो अरे डालनी है, मतलब अपने उस वेरिएबल का नाम देना है जिस वेरिएबल के अंदर आपकी वो अरे पड़ी हुई है। तो पाइथन क्या करेगा, हमारी numpy क्या करेगी, ये आपको मीन निकाल के दे देगी हमारी इस अरे की। कौन सी अरे, ये जो हमने यहाँ पर क्रिएट की थी। तो अब हम देखते हैं हमारी मीन क्या है, हमारी इस अरे की हमारी 50 होनी चाहिए मीन, मतलब एवरेज वैल्यू हमारी 50 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू 50 है, मतलब हमारा एवरेज जो है इस अरे का वो निकल के आया 50। तो ये हमारी मीन थी बेसिकली। और अब अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन को देखने जाए तो बस आपने यहाँ पर डॉट के बाद अपना मेथड या फंक्शन ही चेंज करना है बस, बाकी सिंटैक्स सेम ही रहेगा। तो std हमारे पास हमारा कीवर्ड आ जाता है हमारे इस फंक्शन या मेथड का, जो भी आप कहना चाहें। और स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली आपके स्प्रेड होता है डाटा का, मतलब हमारी इस अरे का स्प्रेड क्या है, वेरिएंस क्या है बेसिकली, मतलब हमारे जो नंबर्स हैं उनका डिस्टेंस क्या है बेसिकली एक दूसरे से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली वही होती है। तो 31.6 ये हमारी बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन, आगे इसको हम वेरिएंस भी बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड डिविएशन, इन दोनों वर्ड्स को आप सिमिलर चीजों के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी तरह जैसे मीन था, इसी तरह हमारे पास सम होते हैं। ये सम क्या करेगा, ये आपके अरे के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड करके आपको एक नंबर रिटर्न करेगा। तो हम इसको रन करके अब देख लेते हैं। तो 550 ये क्या नंबर आ गया, ये वो नंबर है कि आपकी अरे के अंदर जो सारे नंबर्स थे उन सबको जब आप ऐड करेंगे उनका जो सम निकालेंगे वो आएगा 550। आप मैन्युअली भी करके देख सकते हैं लेकिन 550 ही आएगा। तो ये सम था। तो ये कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आप कर सकते हैं, और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तो कुछ स्टैटिस्टिक की चीजें थी, लाइक मीन, मीडियन, मोड। तो ये स्टैटिस्टिक्स की कुछ चीजें हैं, मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं numpy अरे के लिए, लेकिन बिगिनर फ्रेंडली तो बस यही है। आपको एज बिगिनर numpy इतनी आ चुकी है कि आप अब मशीन लर्निंग की तरफ मूव ऑन कर सकें, या आपको इतनी numpy आ चुकी है कि जब हम मशीन लर्निंग यानी खुद का मॉडल बनाएंगे, numpy लाइब्रेरी का यूज करेंगे, तब आपको समझ आ रही होगी सारी, तो आप खुद भी सारी चीजों को फॉलो कर सकेंगे। तो अब हम अपनी अगली लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं जो कि है पांडास, जो कि डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होती है। तो अब हमारे पास लाइब्रेरी तो आ चुकी है जो कि है पांडास, और अब अगेन इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, इंपोर्ट पांडास। हम पांडास को इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी इस फाइल के अंदर एज पीडी। तो मैं पांडास को बार बार टाइप करने के बजाय मैं बस पीडी टाइप करूंगा। तो पीडी वो डिफॉल्ट कीवर्ड है, बस वो डिफॉल्ट बेसिकली वर्ड है पीडी। ये दो लेटर्स का बस ज्यादातर प्रोग्रामर्स यूज करते हैं पांडास की फंक्शनैलिटी को कॉल करने के लिए, और पांडास को एज पीडी ज्यादातर प्रोग्रामर्स इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम देखेंगे डाटा फ्रेम्स को। तो जैसे कि हमने numpy अरेज के अंदर हमने 1 डायमेंशनल अरेज को देखी, 2 डायमेंशनल अरेज को देखा और हमने 0 डायमेंशनल अरेज को भी देखा था, लेकिन हम पांडास के अंदर सिर्फ 2 डायमेंशनल डाटा को ही देखेंगे जिसको हम डाटा फ्रेम बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे पास 1 डायमेंशनल डाटा भी आ जाता है जिसको हम सीरीज बोलते हैं, बस जिसके अंदर हमारे पास रोज एक ही होंगी और वैल्यूज या एलिमेंट्स या कॉलम्स मल्टीपल हो सकते हैं बेसिकली। तो सीरीज की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको याद होगा numpy अरे के अंदर भी बहुत ज्यादा सिंपल था, मैं बस इसलिए हम सीधा थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं जो कि है डाटा फ्रेम, जो कि 2 डायमेंशनल बेसिकली डाटा होता है बाय डिफॉल्ट। तो सबसे पहले हम डाटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं। तो डाटा फ्रेम को ज्यादातर प्रोग्रामर्स शॉर्ट फॉर्म के अंदर डीएफ लिखते हैं। तो मैं डीएफ के नाम से एक वेरिएबल बेसिकली बना लेता हूं, इसको मैं असाइन करने वाला हूं पीडी डॉट डाटा फ्रेम। तो डाटा फ्रेम ये हमारे पास बेसिकली वो कीवर्ड आ जाएगा जो कि एक कंस्ट्रक्टर है जो कि कुछ कंस्ट्रक्ट करेगा। ये क्या बनाएगा, ये एक डाटा फ्रेम को क्रिएट करेगा, बनाएगा। तो डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे और इसके अंदर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे। अब एक सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, अभी तो एक ही रो होगी, तो भी हम एक रो का सिंपल डाटा देख लेते हैं। तो एक रो आपकी एक्सेल जो कॉलम है उसकी हेडिंग भी हो सकती है, लाइक जो भी आपका एक्सेल कॉलम है, फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर डाटा है तो पहली रो के अंदर आपकी हेडिंग्स होती हैं ज्यादातर। तो पहले रो के अंदर लाइक यहाँ पर नेम आ गया, एज, हाइट, स्कूल, इंफॉर्मेशन वगैरह,
और नीचे वो इन्फॉर्मेशन आ गई और ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन की हेडिंग बेसिकली। तो अभी तो एक ही रो है, इसलिए मैं बेसिकली बस हेडिंग्स बेसिकली अगर मैंने दिखानी हो तो मैं क्या कर सकता हूं, तो सबसे पहले मैं डबल कोट्स का यूज करता हूं और एक हेडिंग मैंने दे दी नेम। तो ये हमारा बेसिकली पहले डाटा फ्रेम की पहली वैल्यू बन के आ चुकी है, ये हमारे टू डिमेंशनल डाटा फ्रेम की पहली वैल्यू है। और इसके बाद मैं कॉमा ऐड कर देता हूं और अगेन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एज की हेडिंग दे देते हैं और यहाँ पर मैं एक हाइट की हेडिंग दे देता हूं। तो ये तो हमारा बेसिकली सिंपल एक रो वाला बेसिकली हमारा बन के आ चुका है हमारा डाटा फ्रेम। यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन अभी कुछ भी स्टोर नहीं की, मैंने उन इंफॉर्मेशन की हेडिंग को भी एक रो के अंदर स्टोर किया है। तो अगर हम इसको प्रिंट करवा के देख लें कि हमारी जो डाटा फ्रेम है वो बेसिकली किस तरह की है, तो मैं प्रिंट डीएफ इस फंक्शन का यूज कर लेता हूं, अपना वेरिएबल अंदर मैंने पास कर दिया बस। और हम इसको रन करके देखते हैं हमारा पहला डाटा फ्रेम। तो आप देख सकते हैं नेम, एज और हाइट। तो ये बेसिकली हमारी कुछ वैल्यूज थी जो कि हमने एंटर की, हमारी हेडिंग्स थी बेसिकली। तो अब अगर आपने इन हेडिंग्स को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर लेता हूं, क्योंकि मैंने इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद एक कॉमा ऐड करने के बाद अब मैं इंफॉर्मेशन ऐड करने वाला हूं, वैल्यूज ऐड करने वाला हूं, इन कॉलम की वैल्यूज। तो नेम क्या है भाई, नेम फॉर एग्जाम्पल उमर। तो मैं अगर नेम पास कर दूं उमर, तो मैंने नेम पास कर दिया उमर। एज है फॉर एग्जाम्पल 16, मैं अपना डाटा भी पास कर रहा हूं। और हाइट फॉर एग्जाम्पल 5.5। तो ये मैंने कुछ अपना डाटा पास कर दिया अपनी इस डाटा फ्रेम के अंदर, और ये हमारा बेसिकली खुद का डाटा फ्रेम था जो कि आपने अभी क्रिएट किया है। और यहाँ पर ये हमारी पहली रो है, ये हमारी कॉलम नेम, इस नेम की क्या वैल्यू है उमर, एज की क्या वैल्यू है 16 और हाइट की क्या वैल्यू है 5.5। अब हम इसको रन करके देखते हैं, अपने कोड को रन करके देखते हैं और आपको प्यारा सा एक डाटा फ्रेम, प्यारे से कॉलम्स एंड रोज के अंदर आपको डाटा फ्रेम आपका शो होने वाला है। सो जस्ट लाइक दैट, नेम, एज एंड हाइट आपकी पहली रो, और इन कॉलम्स की आपको स्पेसिफिक वैल्यू आ गई, नेम उमर, एज 16, हाइट 15, तो हाइट 5.5 सॉरी। तो यहाँ पर आपको आपका प्यारा सा डाटा फ्रेम तैयार होके आ चुका है, आपको पाइथन ने प्रिंट करवा दिया आपका डाटा फ्रेम। अब आपको इस 0, 1, 2 या 0, 1 इन चीजों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली आपका इंडेक्स है इन कॉलम्स का, और ये 0 और 1 आपकी रोज का इंडेक्स है। अगर आपने इन इंडेक्स को नहीं देखना तो आप df.values पास कर दें। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये एक एट्रीब्यूट है, ये करेगा क्या, ये आपको df की आपके इस डाटा फ्रेम की वैल्यूज बस लाकर दे देगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, कॉलम्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, बस प्यारा सा लेकिन अभी भी फॉर्मेट के अंदर आपको डाटा फ्रेम दिखने वाले। तो नेम, एज और हाइट, नेम उमर, एज 16, हाइट 5.5। तो ये था आपका डाटा फ्रेम। अगर आपको इस तरह ही अच्छा लग रहा है, आपको 0, 1 मतलब इंडेक्स से, आपकी रोज और कॉलम्स के इंडेक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जस्ट लाइक दैट यू कैन गो विद दैट। ये ज्यादा प्यारा वैसे लगता है वैल्यूज को कॉल करने के बजाय, आप बस पूरे डाटा फ्रेम को भी देख सकते हैं। अब आपके पास कुछ इस फॉर्म का डाटा आएगा, यहां पर तो मैंने खुद डाटा क्रिएट किया है, लेकिन जब आपके पास फाइल के अंदर डाटा आएगा तब आप क्या कर सकते हैं, उसको हम थोड़ी देर के अंदर ही देखते हैं। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि हम इस डाटा फ्रेम के साथ और क्या कर सकते हैं। आप इस डाटा फ्रेम की सबसे ऊपर वाली वैल्यूज या सबसे नीचे वाली वैल्यूज को भी प्रिंट करवा सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास दो ही रोज हैं, तो इसके अंदर हम क्या ही ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले किसी डाटा को, मतलब किसी फाइल के अंदर से किसी स्पेसिफिक डाटा को अपनी इस पांडास वाली फाइल के अंदर इंपोर्ट करेंगे और फिर हम उसके ऊपर बेसिक मैनिपुलेशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी फाइल को अपनी पांडास के अंदर कैसे लेकर आए। तो जो हमने अभी तक किया है, अगर मैं उसको समराइज कर दूं, तो सबसे पहले मैंने अपनी पांडास को इंपोर्ट किया और उसके बाद मैंने एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया। और बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा डाटा फ्रेम है ये 2 डायमेंशनल यानी 2D डाटा फ्रेम रहेगा। अगर मैं आपको इसकी डायमेंशन भी प्रिंट करवा दूं, df.ndim नंबर ऑफ डायमेंशंस, तो पहले में हमारा डाटा फ्रेम प्रिंट होकर आएगा, फिर हमें नंबर ऑफ डायमेंशंस जो कि 2 है, बेसिकली 2 प्रिंट होकर आ जाएगा। तो 2 हमारी ये नंबर ऑफ डायमेंशन है बेसिकली। अगर आपको ये डाटा फ्रेम नहीं देखना तो आप बस इसको कट कर सकते हैं या इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैंने बस उसको कट कर दिया। तो आप अब 2 देख सकते हैं, ये 2 हमारी नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं हमारी इस डाटा फ्रेम की। मतलब ये जो हमारा डाटा फ्रेम होता है वो 2 डायमेंशनल ही होता है, लेकिन जो आपके पास सीरीज होती हैं वो 1 डायमेंशनल होती हैं। अगर आप उनके साथ प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बस सीधा डाटा फ्रेम पर आ चुका हूं, क्योंकि हमने numpy अरेज के अंदर भी इन डायमेंशंस को अच्छे से देखा था और आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी अभी तक इन डायमेंशंस पर। तो अभी तक तो हमने खुद डाटा क्रिएट किया था हमारी इस फाइल के अंदर और उसको हमने df वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, फिर हमने उसके ऊपर बेसिक कुछ चीजें हमने अपनी डाटा फ्रेम की देख ली थी। लेकिन अब अगर आपके पास रियल वर्ल्ड से डाटा आ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर
advertising.csv, ये एक फाइल है मेरे पास। मैंने इसको बेसिकली इंस्टॉल किया है हमारे कैगल एक वेबसाइट होती है बेसिकली, वहां से मैंने अपने इस बेसिकली इस डाटा सेट को मैंने इंस्टॉल किया है। तो ये डाटा सेट्स ज्यादातर प्रोग्रामर्स अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, तो मैंने इसको कैगल से उठाया है। आप जहां से भी इंस्टॉल करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन कैगल को ज्यादातर मशीन लर्निंग प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। वहां से डाटा उठाकर उनके ऊपर बेसिकली अपने मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं, क्योंकि खुद आप डाटा कैसे क्रिएट करेंगे बार बार, जब तक आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं लगेगी कि आपने बेसिकली ये जो आपकी मशीन लर्निंग है यूज कहाँ होगी रियल वर्ल्ड के अंदर। तो अभी तो हम मशीन लर्निंग मॉडल नहीं बना रहे, अभी हम सबसे पहले इस डाटा को क्लीन करेंगे। मैंने सबसे पहले हमारी ये जो फाइल है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज CSV से हम बोलते हैं, या ये वो बेसिकली फाइल होती है जो आपके पास एक्सेल के अंदर होती है। तो एक्सेल के अंदर आपके पास रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं, जस्ट लाइक दैट। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर डाटा है हमारे इस फाइल के अंदर, और इसको मैंने बेसिकली यहाँ पर अपने इस फोल्डर के अंदर खोला और इस फोल्डर के अंदर ही हमारे पास ये फाइल है। तो अगर तो आपके पास वो फाइल फोल्डर के अंदर नहीं आ रही तो आप बेसिकली वो फोल्डर बेसिकली आप खोल सकते हैं जहां पर आपकी फाइल है। तो बस आपने मेक श्योर ये करना है कि जो आपकी फाइल है वो सेम फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, उस फाइल के अंदर जहां पर आप अपना कोड लिखने वाले हैं। तो मैं बताता हूं हम करेंगे क्या। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज आ गई हैं, मेरे पास मेसी डाटा आ चुका है। अब जब तक आप इस डाटा को क्लीन नहीं करेंगे आप अपने मॉडल को, अपने AI मॉडल को अपनी ये डाटा दे ही नहीं सकते। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास आ जाएगा इस डाटा को क्लीन करना। लेकिन इस डाटा को आप क्लीन कैसे करेंगे जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पास मिसिंग वैल्यूज हैं। लाइक यहाँ पर तो हमारी पहली वैल्यू ही मिसिंग आ गई थी, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर आप क्या सारी वैल्यूज को देखने बैठ जाएंगे कि कौन कौन सी मिसिंग वैल्यूज आ गई है? नहीं, आप पांडास को काम पर लगाएंगे कि भाई तुम मेरे लिए फाइंड करो कौन कौन सी मिसिंग वैल्यूज हैं। तो हम सबसे पहले इस ये जो हमारी फाइल है advertising.csv, इसको बेसिकली हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इसको हम लेकर आएंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए आपके पास इंपोर्ट कीवर्ड नहीं आता, लेकिन अभी हम देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको स्टोर कहां करेंगे, हम उस डाटा फ्रेम को बेसिकली कहां स्टोर करेंगे, अपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। DF बस मैंने नाम रख दिया अपने इस डाटा फ्रेम का। तो ये होगा तो ये डाटा फ्रेम ही, क्योंकि 2 डायमेंशनल है और पांडास के अंदर हम इसे डाटा फ्रेम ही बोलेंगे DF। और मैं PD का यूज करूंगा क्योंकि मैंने इसको एज PD इंपोर्ट किया हुआ है, PD डॉट रीड CSV। तो ये हमारे पास बेसिकली एक मेथड आ जाता है, फंक्शन आ जाता है। अब ये करेगा क्या, ये आपके लिए ये जो आपकी advertising.csv है, इस फाइल का जो पाथ है उसको जाकर वहां से इंपोर्ट कर देगा, इसको वहां से जाकर आपकी इस फाइल के अंदर ले आएगा ताकि आप इस फाइल के ऊपर मैनिपुलेशन कर सकें। तो आपने पैरेंथेसिस ऐड करनी है, क्योंकि अगेन ये आपकी बेसिकली एक मेथड या फंक्शन है, और इसके अंदर आपने अपनी उस फाइल का बेसिकली पाथ ऐड कर देना है। तो अगर मैं यहां पर जाऊं अपनी फाइल्स के अंदर, और ये हमारी फाइल्स है टॉप पर advertising.csv, इस पर आप राइट क्लिक करके इसका कॉपी रिलेटिव पाथ भी कर सकते हैं या कॉपी पाथ, जो दोनों आप चाहें कर सकते हैं। क्योंकि एक ही फोल्डर के अंदर है तो इसलिए मैं कॉपी रिलेटिव पाथ करूंगा। अगर ये एक फोल्डर के अंदर ना होती तो मैं कॉपी पाथ करता। अभी एक ही फोल्डर के अंदर इसलिए मैं कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेता हूं। और उस कॉपी करने के बाद आपने बस कॉमास ऐड करनी है, डबल कॉमास, और इसके अंदर आप अपनी फाइल का नाम लाकर चिपका देना है। अब होगा क्या, पांडास आपके लिए इस फाइल को, जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं CSV फाइल को आपके लिए इंपोर्ट करेगा आपकी इस वाली फाइल के अंदर, आपके इस पांडास वाली फाइल के अंदर, ताकि आप इस डाटा को क्लीन कर सकें और इसके ऊपर बेसिक मैनिपुलेशन कर सकें। अब सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है, आप अपनी फाइल को फाइल को अपने सिस्टम के अंदर इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आप अपने डाटा फ्रेम को देखते हैं कि भाई ये किस तरह का डाटा फ्रेम है। तो सबसे पहले हम प्रिंट DF कर लेंगे, तो ये करेगा कि आपको ये सारी डाटा फ्रेम की वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा। तो अगर मैं आपको शो कराना चाहूं तो हमें हमारा पूरा डाटा फ्रेम जो कि 200 की 200 वैल्यूज है वो आपको उसने लाकर प्रिंट कर दिया, और एंड पर उसने आपको इसकी शेप भी बताई जो कि है 200 x 5। तो ये हमारी बेसिकली शेप है हमारी इस फाइल की, CSV फाइल की, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली फाइल की। 200 रोज हैं और 5 बेसिकली कॉलम्स हैं। पहली कॉलम अननेम्ड है और इस तरह वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स आएंगे, थाउजेंड्स ऑफ रोज आएंगे, तो आप उनको देखने तो नहीं बैठ जाएंगे। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि आप सबसे टॉप वाली वैल्यूज को देख लें, सबसे टॉप वाली रोज को देख लें, या सबसे नीचे वाली रोज को देख लें। तो सबसे टॉप वाली रोज को देखने के लिए आप क्या करेंगे, डॉट हेड। तो DF डॉट हेड आप इस फंक्शन का बेसिकली यूज करेंगे, क्योंकि फंक्शन है तो मैं पैरेंथेसिस पास करूंगा, ऑब्वियसली पैरेंथेसिस में ऐड करूंगा, सॉरी पास नहीं मैं ऐड करूंगा पैरेंथेसिस हमारे हेड के फंक्शन के बाद।
तो अब ये करेगा क्या हेड कि आपको 5 रोज की वैल्यूज आपको लाकर दे देगा, 5 रोज की जितने भी कॉलम्स हैं वो सब वैल्यूज आपको लाकर दे देगा, टॉप वाली। बस आपने ये याद रखना है, हेड वाला फंक्शन क्या करता है, ये आपको टॉप वाली 5 रोज की वैल्यूज लाकर दिखा देगा। तो अब अगर मैं आपको टॉप वाली 5 यानी हेड की 5 रोज वाली वैल्यूज दिखाऊं तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो हमारे पास यहां पर 5 रोज की वैल्यूज आ चुकी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पर आपको उसने 5 रोज प्रिंट कर दी। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर हमारे पास पहली कौन सी 5 रोज थी, लाइक ये वाली तुम्हारी हेडिंग है, तो हेडिंग तो वो हमें प्रिंट करेगा ही, वैसे हेडिंग के बाद वो आपको 5 रोज प्रिंट करेगा, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। तो 12.9 तक उसने हमें वैल्यूज बेसिकली प्रिंट करवा दी। अगर मैं दोबारा दिखाऊं तो हमारी जो 12.9 है वो होगी फाइनल वैल्यू, जस्ट लाइक दैट 12.9 हमारी लास्ट वैल्यू। तो बस मैंने कंफर्म करने के लिए आपको दिखाया है कि यहां पर उसने हमें टॉप वाली 5 वैल्यूज प्रिंट करवा के दे दी। आपकी हेडिंग वाली फाइल को एक बार निकाल कर, तो हेडिंग वाली वैल्यूज तो वो आपको प्रिंट करेगा ही करेगा, उसके अलावा वो आपको 5 रोज प्रिंट करवाएगा। तो ये आपका हेड वाला फंक्शन ये काम करता है। बस ये हमारा हेड फंक्शन था। तो हेड फंक्शन का आप टॉप वाली 5 वैल्यूज को देखने के लिए कर सकते हैं, 5 वाली रोज को देखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एंड वाली 5 रोज को देखना हो तो आप डॉट टेल इस फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं, आगे पैरेंथेसिस। अभी आपको लास्ट वाली 5 रोज की वैल्यूज आपको लाकर प्रिंट कर देगा, कॉलम जितनी भी हैं, बस रोज आपके पास लास्ट 5 होंगी। तो ये आपकी लास्ट 5 रोज 1 2 3 4 एंड 5। और ये क्योंकि हेडिंग है तो हेडिंग वाली को वो काउंट नहीं करेगा, हेडिंग वाली तो आपको प्रिंट करेगा ही करेगा, उसके अलावा वो आपको 5 रोज प्रिंट करेगा। अगर हेड का यूज किया तो आपको टॉप वाली 5 रोज प्रिंट करवाएगा हेडिंग के अलावा, वरना वो आपको अगर आपने टेल यूज किया तो सबसे एंड वाली 5 रोज की वैल्यूज प्रिंट करवाएगा। तो ये आपका हेड और टेल वाला फंक्शन काम करता है। बस इसका यूज कर सकते हैं आप अपने डाटा को बेसिकली विजुअलाइज करने के लिए, कि अगर आपने डाटा को देखना हो कि कैसा मेरा डाटा है, कितनी कॉलम्स कितनी रोज हैं, तो आप हेड और टेल इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं अपने डाटा को बेसिकली विजुअलाइज करने के लिए कि आपके डाटा दिखता कैसा है। तो ये सबसे पहली चीज थी जो आप कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूं साइलेंट। और अब हम सबसे पहले हमारे डाटा की शेप को भी देख लेते हैं। तो डाटा की शेप को हमने पहले भी देख लिया था, लेकिन df डॉट शेप अब बाद में भी पास कर सकते हैं, ये एक एट्रीब्यूट है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो हम देखते हैं क्या होता है। हमारी शेप जो कि है 200 और 5, तो 200 हमारे बेसिकली नंबर ऑफ रोज हैं, तो आपके पास 200 रोज आ गई और 5 आपके पास कॉलम्स आ गई। ये आपके डाटा की शेप है। अगर मैं आपको डायमेंशंस दिखा दूं, NDIM अगेन एक और एट्रीब्यूट जो कि आपको नंबर ऑफ डायमेंशंस बता देगा बेसिकली आपकी इस डाटा फ्रेम की। तो 2 डायमेंशनल डाटा फ्रेम ही होती है हमारे पास, तो उसने आपको 2 प्रिंट करवा दिया। एक्सेल के अंदर भी आपके पास 2 डायमेंशनल डाटा ही होता है। तो यहां से आपकी रियल प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, मतलब आप रियल वर्ल्ड के डाटा के साथ फेमिलियर हो रहे हैं। सो NDIM और शेप, ये हमने 2 फंक्शंस को देख लिया, 2 एट्रीब्यूट्स को सॉरी देख लिया। और इसके बाद हमारे पास बाकी वही सारे एट्रीब्यूट्स जिनको हमने पहले भी देखा था। साइज एक ये वाला एट्रीब्यूट है जो कि आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। सो साइज, तो आपके पास 1000 बेसिकली टोटल एलिमेंट्स हैं, तो ये आपको साइज उसने बता दिया। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स, मतलब आप डाटा की कुछ इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। अगर आपने इन सारी इंफॉर्मेशन को देखना है तो आप df.info या डिस्क्राइब इन दोनों का यूज कर ले सकते हैं। तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें दिखाता है हमारे df.info के अंदर। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिखाता है। तो उसने बेसिकली आपको सबसे पहले तो उसने आपको यहाँ पर डाटा टाइप बता दी, और उसने आपको नॉन नल काउंट बताया है, उसको हम बाद में देखते हैं। और उसके बाद उसने आपको कॉलम्स के नाम बताए हैं। तो उसने आपको अपनी मेमोरी यूजेज भी बता दिया और डाटा टाइप बता दी और इंटीजर। सो आपके पास यहाँ पर इंटीजर की डाटा टाइप भी है और फ्लोटिंग वैल्यूज भी हैं आपके पास, तो उसने आपको ये बता दिया। सो इन्फो का यूज करके आप ये सब इन्फो निकलवा सकते हैं, या अगर आपने मीन मीडियन वर्ड वगैरह देखना है तो आप df.describe इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ये आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब चीजें आपको बता देगा, सम वगैरह। तो हम इसको देख लेते हैं। तो उसने हमें प्रिंट करवा दिया बहुत कुछ। हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले उसने आपको काउंट प्रिंट करवाया, उसने आपको मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम वैल्यू, 25% पर कौन सी वैल्यू थी, 50% पर कौन सी वैल्यू थी, 75% पर कौन सी वैल्यूज आ रही थी, और फिर मैक्सिमम वैल्यूज क्या क्या हैं वो उसने आपको प्रिंट करवा दी। तो आप अपने डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन को देखने के लिए इन दोनों फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। डिस्क्राइब के अंदर आपको उसने
मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीजें उसने आपको बता दी। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है जब भी आप अपना मशीन लर्निंग मॉडल बनाने से पहले ये सब चीजों को आप देखते हैं अपने डाटा की, ये सब चीजों को। तो ये तो वो बेसिक चीजें थी जिससे हमने अपने डाटा के बारे में पता चला। लेकिन अब आप ये कैसे देखें कि आपके डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आप प्रिंट करवा देंगे अपने, बेसिकली हम प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, हम वो वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहते हैं जो कि नल है, मतलब जीरो हैं। तो नल को हम जीरो भी कहते हैं, लाइक मिसिंग वैल्यू भी आप कह सकते हैं नल को, नल, जीरो, एन ए, ये तीनों टर्म्स, तीनों वर्ड्स आप बोल सकते हैं मिसिंग वैल्यूज को। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू आ चुकी है। तो अब अगर आपने मिसिंग वैल्यूज प्रिंट करवानी तो आप इज नल या इज एन ए इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो df डॉट इज नल या इज एन ए का एक बार हम यूज कर लेते हैं क्योंकि एक मेथड है, तो आपको पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि हमें किस फॉर्म के अंदर हमें प्रिंट करवाता है। तो ये हमें बेसिकली बूलियन डाटा के अंदर प्रिंट करवा देगा, ट्रू और फॉल्स के अंदर उसने आपको बेसिकली प्रिंट करवा दिया। तो फॉल्स का ये मतलब है कि आपके पास ये जो वैल्यू है यहाँ पर वो मिसिंग नहीं है, यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो मिसिंग नहीं है। जब आपके पास ट्रू आ जाए, ट्रू का मतलब होगा कि इस एन ए हो गया है ट्रू। इस एन ए का क्या मतलब है, हम पाइथन को कह रहे हैं कि भाई देखो कि क्या ये जो वैल्यू है हमारे डाटा फ्रेम्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या जीरो हैं, इज एन ए कि क्या है जीरो या नहीं है जीरो। तो बस अगर तो होंगी वो जीरो वैल्यूज तो आपको ट्रू वहां पर रिप्लेस करके दे देगा, अगर नहीं होंगी तो आपको फॉल्स, मतलब वहां पर अगर कोई वैल्यू होगी तो आपको फॉल्स रिटर्न करके देख लेगा। लेकिन इससे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि बार बार ट्रू फॉल्स को देखने के बजाय आप टोटल सम देख लें, आपकी टोटल वैल्यूज का मतलब ट्रू कितनी आ गई और फॉल्स कितनी है। तो उसके लिए आप डॉट सम एक और फंक्शन लगाएंगे, एक और मेथड बेसिकली हम लगा देंगे हमारे इस फंक्शन के ऊपर, डॉट सम। तो एक मेथड है, इसके लिए हम दोबारा पैरेंथेसिस करेंगे। ये डॉट सम क्या करेगा, ये हमारी टोटल नल की वैल्यूज को, टोटल जीरो वैल्यूज को काउंट करेगा और जो जीरो नहीं होंगी उनको भी काउंट करेगा। तो हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 0 0 0 मतलब हमारे पास जो सारा वैल्यूज है, जो सारा डाटा है वो है क्लीन बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू, एक मिसिंग वैल्यू अगर आ जाए, लाइक मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू, रैंडम वैल्यू लाइक टीवी की पहली वैल्यू अगर मैं रिमूव कर दूं यहाँ से, अब हम देखते हैं कि हमारे सम के अंदर 1 आता है हमारे पहले कॉलम के अंदर या नहीं, पहले रो के अंदर। सो जस्ट लाइक दैट आप देख सकते हैं हमारे टीवी वाले कॉलम के अंदर हमारे पास एक वैल्यू आ गई। एक वैल्यू का मतलब है यहाँ पर 1 का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके पास एक मिसिंग वैल्यू है। तो मैं अगर आपको ये कॉलम दोबारा दिखाऊं तो मैंने टीवी वाले कॉलम के अंदर यहां से एक वैल्यू को मिस किया था। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये भी मिसिंग वैल्यू ही है, कॉमा डबल कोट्स, लेकिन उसने एक जगह ली हुई है एक वैल्यू की, तो उसको एज मिसिंग वैल्यू काउंट नहीं करेगा और ये भी आपके पास मैसी डाटा ही आ जाता है। इसको भी आपने क्लीन करना होता है। अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स को काट दूं क्योंकि हमारे कॉलम का नेम है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें क्या वो प्रिंट करवाता है। सो जस्ट लाइक दैट अगर हम इसको रन करके देखें तो यहाँ पर अभी भी हमारे पास टीवी की वैल्यू एक मिसिंग है क्योंकि ये हमारा ये जो कॉलम है वो है अननेम्ड। मैं अगर दोबारा दिखा दूं तो ये तो हमारी कॉलम्स की हेडिंग्स हैं और यहाँ पर उस कॉलम का नेम ही नहीं है, तो वो उसके मिसिंग वैल्यूज को काउंट कैसे करे जब उसकी हेडिंग ही नहीं है। अगर मैं इसके अंदर की किसी वैल्यू को मिस कर दूं, लाइक 2 को मैंने अब रिमूव कर दिया हमारे इस अननेम्ड वाले कॉलम के अंदर से, तो मुझे यहाँ पर अननेम्ड वाले कॉलम के अंदर भी एक वैल्यू मिसिंग आ जानी चाहिए। तो सम क्या करेगा, बस आपको टोटल वैल्यूज काउंट करके दे देगा जो भी आपकी जीरो वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज होंगी। तो आप देख सकते हैं अननेम्ड वाले कॉलम के अंदर भी आपके पास अब एक मिसिंग वैल्यू आ गई, टीवी वाले कॉलम के अंदर भी आपके पास अब एक मिसिंग वैल्यू आ गई। यहाँ पर मैं कुछ और रैंडम वैल्यूज को मिस कर देता हूँ जानबूझकर, क्योंकि हमारे पास डाटा ऑलरेडी क्लीन आया था ज्यादातर। सो जस्ट लाइक दैट अगर मैं इसको और थोड़ा सा क्लीन कर दूं तो मैं जानबूझ के कुछ वैल्यूज को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं ताकि हम देख सकें कि हम इन वैल्यूज को बेसिकली हैंडल कैसे करते हैं जब हमारे पास रियल वर्ल्ड के अंदर डाटा मैसी ही आता है। तो जब भी ज्यादातर आपके पास जो डाटा आएगा वो आपका ज्यादातर टाइम डाटा को क्लीन करने में ही निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं डाटा को क्लीन करने की। यहाँ पर तो मैं जानबूझकर अपने क्लीन डाटा को मैसी कर रहा हूं ताकि हम उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सके, उसको समझ सकें। तो अब हम अगर उसका डॉट सम देके मैंने कुछ वैल्यूज को निकाल दिया, मिसिंग वैल्यूज अब हमारे पास ज्यादा आ जाएंगी। तो हम देख लेते हैं हमारे पास रेडियो वाले कॉलम्स के अंदर से 5 वैल्यूज मिसिंग है, टीवी वाले कॉलम्स के अंदर से 2 और अननेम्ड कॉलम जिसका मतलब कोई नाम ही नहीं है यानी ये वाला कॉलम, उसके अंदर से आपके पास 2 वैल्यूज मिसिंग हैं। तो और सेल्स वाले कॉलम के अंदर आपके पास 3 वैल्यूज मिसिंग है और न्यूज़पेपर वाले कॉलम के अंदर आपके पास कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, मतलब ये फुल क्लीन कॉलम है।
तो इस NA को हमने देख लिया। अब अगर हम इस नल को देख ले तो वो क्या करेगा, क्योंकि मैंने डॉट सम का यूज किया है तो हमें सम तो अभी भी आएगा, मतलब उसी शेप के अंदर हमें डाटा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं उसने हमें उसी शेप के अंदर वो डाटा दे दिया। और अगर मैं आपको सम निकाल कर भी दिखा दूं तो हमें ट्रू फॉल्स के अंदर ये भी डाटा देगा। तो नल या NA दोनों बस बिल्कुल ही सिमिलर है, आप कह सकते हैं ट्रू फॉल्स। यहाँ पर पहले आपको याद होगा हमारे पास सारी वैल्यूज फॉल्स थी, यहाँ पर भी फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स। फॉल्स का मतलब था कि जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर कुछ वैल्यू है, मतलब ये मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो ये आपको जो मिसिंग वैल्यू होगी वहां पर आपको ट्रू लिख देगा अगर मिसिंग होगी। अगर मिसिंग नहीं होगी मतलब वहां पर कोई वैल्यू होगी तो अब आपको वहां पर फॉल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर ट्रू है मतलब कि यहाँ पर कोई वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू मिसिंग है। फॉल्स मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। तो इस NA और इस नल दोनों फंक्शंस दोनों मेथड्स का आप यूज कर सकते हैं। और डॉट सम जब आप यूज करेंगे तब आपको वो सारी वैल्यूज ऐड करके बता देगा कितनी वैल्यूज आपके पास टोटल मिसिंग आ गई इस वाले कॉलम के अंदर। लाइक टीवी वाले कॉलम के अंदर आपके पास 2 वैल्यूज मिसिंग आ गई, रेडियो वाले अंदर के 5। तो ये वो चीजें हैं जो कि आप बेसिकली कर सकते हैं। अभी तक तो हमने विजुअलाइज ही किया है, हमने मिसिंग डाटा को भी देख लिया, हमने हेडिंग वैल्यूज को देख लिया, टॉप वाले रोज को हमने देख लिया और एंड वाली रोज को भी हमने देख लिया, और भी हमने डाटा टाइप्स वगैरह वगैरह इन सब चीजों को भी हमने देखा था अभी तक पार्ट्स के अंदर। लेकिन अब ये जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू है इसको हम हैंडल कैसे करेंगे। लाइक यहाँ पर हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू आ गई, एक ये वाली मिसिंग वैल्यू आ गई और एक ये वाली मिसिंग वैल्यू भी आ गई। अब इन मिसिंग वैल्यूज को आप हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपने डाटा को क्लीन करना है रियल वर्ल्ड में अपने मॉडल को ट्रेन करने से पहले। तो सबसे पहले हम उस मेथड या उस फंक्शन को देख लेते हैं जिसका यूज करते हुए हम डाटा को क्लीन करेंगे। तो आप मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए, डाटा को क्लीन करने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप उस पूरी रो को ही उड़ा दें जिस रो के अंदर आपके पास एक भी वैल्यू मिसिंग आ गई है, या तो आप उस वैल्यू को बेसिकली फिल कर दें किसी और वैल्यू के साथ। लाइक 0 के साथ भी अगर आप फिल कर दें तो भी चलेगा, बस आपके पास डाटा मिसिंग नहीं होना चाहिए। या अगर आप 0 के साथ नहीं फिल करना चाहते तो आप उस कॉलम की मीन के साथ यानी एवरेज वैल्यू के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो हम उनको बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉप वाले फंक्शन को देख लेते हैं जो क्या करेगा, जो कि पूरी रोज को ही निकाल देगा जहां पर हमारे पास एक भी मिसिंग वैल्यू आ गई। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर मेरे पास एक मिसिंग वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी मेरे पास एक मिसिंग वैल्यू आ गई हमारी इस 2 वाली लाइन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास टीवी वाले कॉलम के अंदर एक वैल्यू मिसिंग है, ये वाली वैल्यू। तो हमारा पाइथन क्या करेगा, अगर मैं ड्रॉप NA का यूज करता हूं तो वो इस पूरी की पूरी रो को ही उड़ा देगा। वो कहेगा क्या कि भाई इस रो के अंदर जो डाटा है वो मिसिंग है, यानी ये डाटा कंप्लीट नहीं है, इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है, ये रॉ डाटा है। तो वो इन सारे डाटा को उड़ा देगा, इस पूरी रो को उड़ा देगा। तो इस पूरी की रो को उड़ाने के बाद जहां पर भी उसको एक भी वैल्यू मिसिंग मिल जाएगी, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एक वैल्यू हमारे पास मिसिंग आ गई, और भी हमारे पास बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हैं, जिन भी रोज के अंदर उसको मिसिंग वैल्यूज मिलती जाएंगी वो उन्हें निकालता जाएगा, पूरी रोज को ही निकाल देगा। लाइक इस वाली पूरी रो को वो निकाल देगा, इस वाली पूरी रो को निकाल देगा। तो हम देखते हैं ये वाला फंक्शन कैसे चलता है। तो सबसे पहले हम इसको यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपने डाटा फ्रेम के ऊपर यूज करना है। तो df, जो कि मेरे वेरिएबल का नाम है, df डॉट ड्रॉप NA। ड्रॉप NA का क्या मतलब है कि भाई NA वाली रो को निकाल दो, ड्रॉप कर दो, उनको निकाल दो हमारे डाटा फ्रेम के अंदर से। और उसके बाद आप पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। अब अभी तक तो ये क्या करेगा, ये ड्रॉप करेगा, लेकिन हमने उसको रिप्लेस नहीं किया। तो आपको रिप्लेस करने के लिए उन रियल वैल्यूज को, मतलब आपको अगर डाटा फ्रेम अपना अपडेटेड चाहिए तो आपको यहाँ पर इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू सेट करना पड़ेगा। तो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास फॉल्स होता है, तो आपने इसको ट्रू पे सेट कर देना है। अगर मैं प्रिंट df डॉट हेड इसका यूज करूं, अब ये करेगा क्या, df डॉट हेड पैरेंथेसिस का यूज कर ले क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन है। अब सबसे पहले यहां पर हमारे पास इज नल सम क्या आ रहा था, यहां पर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज आ रही थी, लेकिन अब ड्रॉप NA और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। तो अब अगर मैं इसको रन करके देखूं तो हम देखते हैं हमारा पाइथन क्या करता है। तो ये हमारा पिछली वैल्यूज है, ये हमारा पिछली मिसिंग वैल्यूज है, अभी भी अननेम्ड के अंदर 2 वैल्यूज मिसिंग थी, और ये हमारा न्यू मिसिंग वैल्यूज नहीं है, मतलब 0 0 0, मतलब आपके पास एक भी मिसिंग वैल्यू आपकी इन कॉलम्स के अंदर नहीं बची। और डाटा टाइप आपके पास है इंटीजर 64। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू नहीं सेट करता तो हम देख लेते हैं क्या होता है। क्योंकि हमने उसकी जगह पर रिप्लेस नहीं किया तो हमारे पास ऑब्वियसली वो वैल्यूज रिप्लेस होकर नहीं आएंगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अभी भी मिसिंग वैल्यूज हैं हमारे इस फंक्शन के अंदर, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर।
तो मैं ड्रॉप एन ए के अंदर अगेन इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू सेट कर दूंगा। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू सिंपल है, उसकी जगह पर जाकर हमने रिप्लेस करना है, यानी उसकी फाइल के अंदर जाकर तुमने उनको रिप्लेस कर देना है। तो वो करेगा क्या, वो हमारी इस फाइल के अंदर ही रहते हुए वहां से निकाल देगा उन रोज को। तो अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं हेड वाली वैल्यूज उन रोज को निकालने के बाद, तो हम देख लेते हैं ये हमें किस टाइप का हेड वाली वैल्यूज दिखाता है। तो ये हमारी वो वाली हेड वाली वैल्यूज हैं जिनको हमने बाद में देखा है हमारे इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू सेट करने के बाद। मैं एक बार दोबारा दिखा दूं और यहां पर हम इसको एक बार ऊपर देख लेते हैं। ये हमारे पिछली वैल्यूज बेसिकली आ जाएंगी। इन प्लेस इस नल वाले को एक बार हम डिलीट कर देते हैं और हेड वाले को हम यहाँ पर दो बार बस देख लेते हैं, क्योंकि हम बस डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। जब हमने अपने अपडेट किया अपनी फाइल को, जब हमने रोज को निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया हमारी उस फाइल के अंदर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 22.1 हमारी पहली वैल्यू थी हमारी सेल्स वाले कॉलम के अंदर, लेकिन यहाँ पर 9.3 आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास नैन यानी मिसिंग वैल्यू है। तो नैन को भी हम मिसिंग वैल्यू कहते हैं, मतलब NaN का मतलब है नॉट अ नंबर वैल्यू, जिसको मिसिंग वैल्यू ही कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नॉट अ नंबर आ रहा है और टीवी वाले कॉलम के अंदर 44 आ रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 44 है ही नहीं, क्योंकि उसने उस पूरी रो को निकाल दिया। यहाँ पर भी टीवी वाले कॉलम के अंदर हमारे पास एक वैल्यू मिसिंग आ गई नैन, तो उसने इस पूरी रो को यानी इस वाली पूरी रो को निकाल दिया। तो इसलिए हमें 22.1 हमारे नए वाले डाटा फ्रेम के अंदर नहीं दिखाई दिया। तो अगर हमारे पास इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं होता तो आपको अपने डाटा फ्रेम को बेसिकली कॉपी के अंदर रखना पड़ता। अगर आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं करना चाहते, उसका भी एक तरीका है। तो यहां तक हमने ड्रॉप एन ए को देख लिया, जो कि क्या करता है, जो जहां पर भी उसको बेसिकली एक मिसिंग वैल्यू मिल गई किसी भी रो के अंदर, मैं अगर आपको अपनी फाइल दिखाऊं तो यहां पर मेरे पास एक ये यहां पर मिसिंग वैल्यू आ गई, इसको हम NaN भी कहते हैं। यहां पर अगर NaN भी होता, इसको भी वो पाइथन नॉट अ नंबर वैल्यू ही समझेगा। मिसिंग वैल्यू भी हो या NaN हो, NaN इस तरह, तो वो इसको नॉट अ नंबर या मिसिंग वैल्यू ही समझेगा और मिसिंग वैल्यूज वाले पूरे कॉलम मिसिंग वैल्यू वाले पूरे रो को ही वो डिलीट कर देगा। अगर आप उसको इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू नहीं सेट करना चाहते तो आप इसको स्टोर कर लें अपने किसी वेरिएबल के अंदर, ताकि df.dropNA अगर मैं यहाँ पर f स्टोर कर दूं, फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया और यहाँ पर अब अगर मैं f प्रिंट करवाऊं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या वही वैल्यूज आ रही हैं, मतलब NA को ड्रॉप करने के बाद। तो आप देख सकते हैं उसने अगेन उन वैल्यूज को ड्रॉप अभी भी किया है। मैं दोबारा डॉट हेड दिखा दूं df, बल्कि हम सीधा इज नल वाली वैल्यूज को ही देख लेते हैं। df डॉट इज नल क्योंकि फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस, और डॉट सम क्योंकि हम बेसिकली उन टोटल मिसिंग वैल्यूज का सम देखना चाह रहे हैं। अब ये करेगा क्या, ये आपको उन कॉलम्स का स्पेसिफिक टोटल वैल्यूज मिसिंग काउंट करके देगा। अब आप देख सकते हैं आपके पास 0 मिसिंग वैल्यू है, ये हमारे पास पिछला डाटा है। यहाँ पर हमारे पास मिसिंग वैल्यू आ गई, ये नैन, और उसने क्या किया, इस पूरी रो को ही निकाल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यूज हैं, सेल्स वाले कॉलम के अंदर भी वैल्यू, न्यूज़पेपर वाले के अंदर भी वैल्यू, रेडियो वाले के अंदर भी वैल्यू, और इस अननेम्ड वाले कॉलम के अंदर भी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर हमारे टीवी वाले कॉलम के अंदर एक वैल्यू मिसिंग होगी, तो उसने इस पूरे रो को उठाया और निकाल दिया हमारे इस फाइल के अंदर से। क्योंकि हमारे पास पहले इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू नहीं था, तो वो उसकी हिस्ट्री में जाकर बेसिकली बस सेट कर देता है। अगर आपके पास नहीं होगा तो बस अपडेट नहीं करेगा बेसिकली। तो ड्रॉप NA ये करता है। लेकिन अब अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते, उस पूरी की पूरी रो को आप निकालना नहीं चाहते, तो आपके पास एक और फंक्शन आ जाता है जो कि है fill NA। तो fill NA क्या करेगा, ये बस उस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा fill NA, ये हमारे पास फंक्शन आ जाता है। अब आपने किसके साथ fill NA करना है, आपने यहाँ पर बस वो वैल्यू सेट कर देनी है। लाइक अगर हमने 0 के साथ रिप्लेस करना है और यहाँ पर भी इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू सेट कर देते हैं, वरना हमें इसे वेरिएबल के अंदर बस स्टोर करना पड़ेगा। अगर अपनी व्यू करना है तो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू में सेट कर देता हूं। और अब अगर हम प्रिंट करवाएं हमारे हेड वैल्यूज को, df डॉट हेड वैल्यूज को, df डॉट हेड, सो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमें 0 वैल्यूज नजर आनी चाहिए कहां पर, जहां पर हमारी मिसिंग वैल्यूज थी। अब वो निकालने की बजाय, तो ये हमारे पास पिछला डाटा है NaN मिसिंग वैल्यू। अब आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल, उसने यहाँ पर NaN की जगह 0 से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर भी NaN था, यहाँ पर भी उसने 0 से रिप्लेस कर दिया है। तो fill NA क्या करता है, ये बस वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। किसके साथ आपने रिप्लेस करना है, यहाँ पर आपने वो वैल्यू पास करनी है। और अगर आप इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू नहीं पास करना चाह रहे,
तो आपको इसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, डाटा इक्वल्स टू df डॉट फिल na, और फिर आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं डाटा डॉट हेड। यस, जस्ट लाइक दैट, वरना आपको इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू का यूज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं उसने अभी भी उसको 0.0 मतलब रिप्लेस कर दिया है, किसके साथ, 0 के साथ, और हमने उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। तो ये हमारा काम था बेसिकली फिल na का। अगर आप 1 के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी भी वैल्यूज के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो बस आप वो वैल्यू पास कर दें अपने फिल na पैरेंथेसिस के अंदर, और अब हम 1 देखें, हमें 1 नजर आएगा कहां पर, जहां पर हमारी मिसिंग वैल्यू थी। तो यहाँ पर हमारी मिसिंग वैल्यू है लाइक NaN है, यहाँ पर भी NaN है, तो यहाँ पर NaN की जगह 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। तो यहाँ पर तो वैसे ही 1 था, इसलिए इसको रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मिसिंग वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हमारे पास है मिसिंग वैल्यू, यहाँ पर भी है मिसिंग वैल्यू, उसने 1 के साथ रिप्लेस कर दिया। 1 के साथ रिप्लेस करने की बजाय ज्यादातर प्रोग्रामर्स क्या कर सकते हैं कि आप अपने मीन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मीन अब हमें एक्शन के अंदर नजर आने वाली है। तो सबसे पहले मीन को स्टोर कर लेंगे हमारे वेरिएबल के अंदर। किसकी मीन, हम किसी स्पेसिफिक कॉलम की मीन को देखना चाहते हैं, तो इसलिए हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम को चूज करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक कॉलम को हम चूज कैसे करेंगे, आप इंडेक्सिंग सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं, या आप अपने कॉलम का नाम नेम पास करके भी यूज कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डाटा फ्रेम के अंदर अपने इस सबसे पहले रेडियो वाले कॉलम की मीन को फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे df डॉट, सबसे पहले अगर मैं प्रिंट करवा दूं अगेन दोबारा डाटा फ्रेम, बस हम डाटा फ्रेम को देख लेते हैं, प्रिंट df, बस मैं दिखा दूं कि हमारे पास अभी भी मिसिंग वैल्यूज हैं। सो जस्ट लाइक दैट NaN हमारे पास अभी भी मिसिंग वैल्यूज हैं। ब्यूटीफुल, क्योंकि हमने अपने नैन वाले फंक्शन को हमने निकाल दिए यहाँ से, जिसके अंदर हमने किया कि हमने मिसिंग वैल्यूज को उड़ाया था अपने फिल na का यूज करते हुए। पहले हमने ड्रॉप na को भी देख लिया। तो हम देख लेते हैं कि हम स्पेसिफिक कॉलम की मीन को कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए बस आपके पास 2 ही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये होगा कि आप सबसे पहले मीन फाइंड कर लें अपने उस स्पेसिफिक कॉलम की। लाइक अगर आप टीवी की मीन फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप डाटा फ्रेम से मीन फाइंड करना चाहते हैं अपने किस कॉलम की, टीवी वाले कॉलम की, तो आप df अपने वेरिएबल का नाम पास करेंगे और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक कॉलम को टारगेट करने लगे हैं। और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आप अपने कॉलम का नाम पास कर देंगे। तो ये करेगा क्या, df स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैंने टीवी पास कर दिया। ये टीवी को हमने चूज कर लिया है हमारे इस डाटा फ्रेम के अंदर से। और अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहें तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे इस टीवी वाले कॉलम की वैल्यूज प्रिंट होकर आएंगी, जिसके अंदर हमारे पास NaN वैल्यूज भी हैं। तो हमारी पहली वैल्यू ही NaN थी। ये हमारी सिर्फ वो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये कॉलम, ये वाला कॉलम सिर्फ वो कॉलम है जो कि हमने टीवी पास किया, यानी कि हमारे टीवी कॉलम्स की वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ। और ये हमारे डाटा फ्रेम के अंदर हमने स्पेसिफिकली टीवी वाले कॉलम को चूज किया था। तो पहले तो भी मैंने प्रिंट करवाया था, लेकिन अगर आपने मीन फाइंड करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, df टीवी, यहां तक मैंने टीवी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया अपने डाटा फ्रेम के अंदर से, और डॉट मीन इस वाले फंक्शन का हम यूज कर लेंगे। और बस आपने अब मीन फाइंड कर ली है अपने इस टीवी वाले कॉलम की। इसको हम बेसिकली स्टोर कर लेते हैं हमारे मीन वेरिएबल के अंदर। तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने मीन वाले वेरिएबल के अंदर हमारी मीन कैलकुलेट करके हमारे टीवी वाले कॉलम की, तो हमारे इस वाले डाटा फ्रेम के अंदर से ये जो हमारा कॉलम है टीवी, मतलब ये जो रेड वैल्यू सारी आपको नजर आ रही है, इन सब की हमारे पाइथन ने क्या की, इन सब की मीन फाइंड कर ली हमारे पांडाज ने, और फिर हमने उसे स्टोर कर लिया हमारे मीन वेरिएबल के अंदर। तो मैंने इसको यहाँ पर स्टोर क्यों किया है, क्योंकि हम रिप्लेस कराना चाहते हैं, हम फिल कराना चाहते हैं हमारी मीन के साथ, हमारी एवरेज वैल्यू के साथ। किसको, बेसिकली हम रिप्लेस कराना चाहते हैं मिसिंग वैल्यूज को। तो मिसिंग वैल्यूज को क्योंकि रिप्लेस करना है, तो हमें फिल na वाले फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं जाऊं फिल na का हम यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, df डॉट फिल na, ये आपके पास मेथड आ गया df डॉट फिल na, और इसके अंदर आपने बस वो वैल्यू पास कर देनी है। वैल्यू हमारी कहां पड़ी है, वो वैल्यू हमारे इस वेरिएबल के अंदर पड़ी है, तो आप इस वेरिएबल का नाम बस पास कर दे मीन। यहां पर आपने उस वेरिएबल का नाम बेसिकली बस पास कर दिया, और इसको हम बेसिकली स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि बस मैं आपको प्रूव कराना चाहता हूं अभी के लिए। सो यहां पर मैं बस एंटर कर देता हूं अपडेटेड डाटा फ्रेम। तो
या हम यहाँ पर क्लीन डाटा फ्रेम भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लीन डाटा फ्रेम हमारे वेरिएबल का नाम रख देता हूँ, क्लीन डाटा फ्रेम। और इसको हमने असाइनमेंट क्या की, इसके अंदर हमने हमारे फिल एन ए यानी हमने उस वैल्यूज को फिल किया जो हमारी मिसिंग वैल्यूज थी, बेसिकली उनको हमने फिल किया हमारे मीन के साथ। किसकी मीन के साथ? हमारे इस टीवी वाले कॉलम की मीन के साथ। बस बेसिकली यहाँ पर यही हो रहा है कि हमारे टीवी वाले कॉलम की मीन फाइंड करो, एवरेज वैल्यू फाइंड करो इस वाले कॉलम की, और उसको तुमने स्टोर किया हमारे मीन वाले वेरिएबल के अंदर, और फिर हमने उस मीन को रिप्लेस कर दिया हमारी मिसिंग वैल्यूज के साथ। बस मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूं कि क्या हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्लीन हो रही हैं या नहीं हो रही। तो बस मैं प्रिंट करवा देता हूं आपको। पिछला डाटा फ्रेम अगर मैं आपको प्रिंट करवा दूं, यहाँ पर मैं पिछला डाटा फ्रेम पास कर देता हूँ df, और इसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ हमारा क्लीन डाटा फ्रेम, जिसको हमने बेसिकली क्लीन किया है, यानी ये वाला डाटा फ्रेम जिसके अंदर हमने हमारी मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस किया हमारे मीन के साथ। कौन सी मीन? टीवी वाले कॉलम की मीन। सो जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने टीवी वाले कॉलम के अंदर हमारी मिसिंग वैल्यूज को उसने रिप्लेस कर दिया। लाइक यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये हमारा टीवी वाला कॉलम है, और ये हमारी पहली वैल्यू ही टीवी वाले कॉलम के अंदर मिसिंग थी, NaN। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी पहली वैल्यू को उसने रिप्लेस कर दिया 147 के साथ। तो यहाँ पर आपको एक तो उसने पूरा डाटा फ्रेम रिटर्न किया, और रिटर्न कैसे किया? उसने रिप्लेस करने के बाद। तो यहां तक तो अभी तक हमने क्या किया, यहां पर अगर आपको मैं एक मिस्टेक दिखाऊं अभी तक, तो यहां पर उसने क्या किया, उसने हमारी टीवी वाले कॉलम की मीन को सारी मिसिंग वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर दिया। लाइक अगर मैं आपको यहां पर भी एक NaN दिखाऊं, ये NaN किसी और कॉलम का है, और उसने उसको भी 147 के साथ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमने अभी उस स्पेसिफिक कॉलम को टारगेट नहीं किया था। तो स्पेसिफिक कॉलम को टारगेट करने के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ उस कॉलम के अंदर रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर बस आपने इसको मार्क कर दे अपने इस वाले कॉलम के अंदर। तो अब क्या होगा, अब तो आपको बस टीवी वाला कॉलम नजर आएगा, और सिर्फ उस वाले कॉलम के अंदर आपकी वैल्यूज को रिप्लेस किया जाएगा आपकी मीन के अंदर। तो ये हमें जो कॉलम नजर आ रहा है ये हमारा टीवी वाला कॉलम है, और इस वाले कॉलम के अंदर से हमारा डाटा हो चुका है क्लीन, मतलब वैल्यूज को अब मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया गया है हमारे टीवी वाले कॉलम की मीन के साथ। ये हमारा टीवी वाला कॉलम है। उसने क्या किया, पाइथन ने सबसे पहले इसकी मीन फाइंड कर ली हमारे टीवी वाले कॉलम की, और फिर जहां पे इसको NaN यानी नॉट अ नंबर वैल्यू या मिसिंग वैल्यूज को नजर आई हमारे टीवी वाले कॉलम के अंदर, उसने उसको रिप्लेस कर दिया 147 के साथ। बस उसने इस वाले प्रोग्राम के अंदर बस हमारे पाइथन ने यही किया है। तो सिंटैक्स ये है, सिंटैक्स को आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको याद कैसे होगा? ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही याद होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सिंटैक्स याद हो जाएगा। यहाँ पर जो हमसे मिस्टेक हो गई थी पहले, जो मैं भूल गया था, वो मैं बस इस कॉलम को ऐड करना भूल गया था, जिससे जो मिस्टेक आ गई वो क्या आ गई कि उसने सारी मिसिंग वैल्यूज को, बेशक जो भी कॉलम हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इस वाले कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यू आ गई, रेडियो वाले कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यू, जब भी हमारे पास बेसिकली मिसिंग वैल्यू आ गई, उसने उन सबको रिप्लेस कर दिया था 147 के साथ। तो बस ये हमारे इस प्रोग्राम ने मिस्टेक कर दी थी। बस मैं आपको ये मिस्टेक दिखाना चाहता था, और फिर हमने उसको सॉल्व कैसे किया। हमने बेसिकली इस टीवी वाले कॉलम को पहले सिलेक्ट किया डाटा फ्रेम के अंदर जाकर, और फिर इस वाले कॉलम को हमने फिल किया, उसकी मिसिंग वैल्यूज को हमने फिल किया हमारी मीन के साथ। बस हमने इस फंक्शन के अंदर यही किया है, इस प्रोग्राम के अंदर हमने बेसिकली यही किया है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था, ये हमारा प्रीवियस डाटा फ्रेम था, जिसको हमने बेसिकली, अगर मैं इसके आपको इस नल का सम दिखा दूं, इज NA और parenthesis डॉट सम, इस फंक्शन का हम यूज कर लेते हैं। और यहां पर अब जाने के बाद क्लीन डाटा फ्रेम, इसका अगर मैं आपको इज NA दिखाऊं, इज NA, और इसका भी हम सम देख लेते हैं ताकि हमें टोटल वैल्यूज का सम मिल जाए, हमारी टोटल मिसिंग वैल्यूज का सम। अगर आप यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड नहीं करेंगे तो आपको ट्रू और फॉल्स के अंदर डाटा ही नजर आएगा, बस आपने ये याद रखना है, इसलिए पैरेंथेसिस ऐड करनी पड़ेंगी आपको ताकि पाइथन को पता चले एक फंक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 0 रिटर्न हुआ है ये हमारे टीवी वाले कॉलम की वैल्यू है, और यहाँ पर हमारे टीवी वाले कॉलम की वैल्यू है 2। तो अब अगर मैं हमारे पहले वाले सम को अगर उड़ाऊं तो हमें अब 0 ही नजर आएगा। अब ये 0 कौन सा 0 है? ये हमारे टीवी वाले कॉलम की वैल्यूज का 0 है, मतलब हमारे टीवी वाले कॉलम के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 0 है। इस 0 का क्या मतलब है? ये हमारे नल का सम है, मतलब 0 वैल्यूज का सम है। और ये 0 क्यों है? क्योंकि हमारे पास हमारे इस वाले कॉलम के अंदर, टी वाले कॉलम के अंदर अब एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं बची। अब अगर तो आप कॉलम्स चेंज करना चाहते हैं, अगर आपने रेडियो वाली वैल्यूज को रिप्लेस करना है तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बस
रेडियो वाले कॉलम का नाम पास कर देना है। बस आपने याद ये रखना है कि जो कॉलम्स की हेडिंग है वो मैच करनी चाहिए, बस आपने ये याद रखना है। अगर वो मैच नहीं करेंगे तो पाइथन उस कॉलम को ढूंढ ही नहीं पाएगा, फिर वो उसे रिप्लेस कैसे करेगा, आप उसकी मीन कैसे फाइंड करेंगे। और यहाँ पर हम रेडियो बस अगर पास कर दें क्लीन डाटा फ्रेम, और अब अगर हम इसको रन करके देखें तो अभी भी हमें 0 ही नजर आएगा। लेकिन अब अगर मैं आपको एक बार डाटा फ्रेम ही हमारा कंप्लीट दिखा दूं, डॉट हेड को एक बार हम देख लेते हैं। टॉप वाली 5 रोज को, टॉप वाली 5 वैल्यूज अब हमें नजर आएंगी, सिर्फ 5 वैल्यूज। अब ये किस वाले कॉलम्स की वैल्यू हैं? ये हमारे पास रेडियो वाले कॉलम की वैल्यू हैं, जिसे उसने बेसिकली अपडेट करने के बाद हमें दिखाई हैं। और अगर आप इसकी मीन देखना चाहते हैं तो बस यहाँ पर मीन पास कर दें। सो यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, इन सब को हजम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को समझ गए तो बस आपने पांडास को मास्टर कर लिया है। बस आपको इतनी पांडास आ जाए तो काफी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मीन है इस वाले कॉलम की, यानी रेडियो वाले कॉलम की जो मीन है वो है 23। और बस 23 मीन फाइंड करने के बाद इस स्टेप के अंदर हमने मीन फाइंड कर ली। और फिर इस वाले स्टेप के अंदर मैंने पाइथन को कहा कि रेडियो वाले कॉलम के अंदर जाओ, वाला रेडियो वाला कॉलम तुम्हें डाटा फ्रेम के अंदर मिलेगा, और फिर उसको फिल कर दो, उसकी मिसिंग वैल्यूज को फिल कर दो हमारी इस वाली मीन के साथ। कौन सी मीन? हमारी इस रेडियो वाले कॉलम की मीन। तो बस ये हमने दो मेथड्स को भी देख लिया जिनका यूज करके आप डाटा को क्लीन कर सकते हैं। आपके पास और भी मेथड्स आ जाते हैं डाटा फ्रेम के अंदर, पांडास के अंदर, आप उन सबको एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन बस मेरे ख्याल से ये वो सब चीजें जो आपको आना चाहिए आपकी पांडास लाइब्रेरी के अंदर, बस ये चीजें अगर आपको आ जाएं तो आप अपना मशीन लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी नहीं भी आती तो भी चलेगा, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बस डाटा विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को अपने सिस्टम के अंदर यानी फाइल के अंदर इंपोर्ट करने लगे हैं, तो हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। लेकिन ये वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना थोड़ा सा अलग होगा। वो किस तरह कि सबसे पहले मैटप्लॉटलिब, ये हमारी लाइब्रेरी का नाम आ गया। अब हमने इस लाइब्रेरी के किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल को अपनी इस फाइल के अंदर इंपोर्ट करना है। तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट हमारा वो मॉड्यूल है जिसका यूज करते हुए हम बेसिकली ग्राफ्स बनाएंगे। तो मैटप्लॉटलिब का एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया हमारी इस फाइल के अंदर। तो इसका कीवर्ड कैसा था? डॉट पाइप्लॉट। और अब हम इसको बार बार मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट टाइप करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको PLT की तरह इंपोर्ट करते हैं। तो एज PLT का क्या मतलब है कि जब भी मैंने इस फंक्शनैलिटी को यूज करना होगा स्पेसिफिक मॉड्यूल की, तो मैं क्या करूंगा, मैं PLT को कॉल करूंगा। तो आप PLT को अक्सर देखेंगे जब भी आप पाइप्लॉट या मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के साथ वर्क कर रहे होंगे तो आप PLT को देखेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो मैं सबसे पहले आप इन प्रिंट वाले फंक्शन को, इस मीन को हम निकाल देते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इस डाटा फ्रेम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो डाटा फ्रेम बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के लिए है। किन के एडवर्टाइजमेंट के लिए? ये बेसिकली ये हमारे पास टीवी एड्स हैं, रेडियो एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, और उन एड्स पे स्पेसिफिक सेल्स कितनी आई। तो अगर हम इसको विजुअलाइज करना चाहें कि हमारी सबसे ज्यादा सेल्स किस वाले एरिया ने हमें ला कर दी, लाइक हमारे पास ये जो टीवी वाला एडवर्टाइजमेंट जब हमने चलाई टीवी के ऊपर, जब हमने एड्स दिखाई तब हमें कितनी सेल्स आई। जब हमने टीवी के ऊपर इतनी एड्स चलाई 44.5, तब आपको 10.4 सेल्स आई। तो इसको आप इस तरह भी रीड कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें आप इसको रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास एडवर्टाइजमेंट है और उन एडवर्टाइजमेंट की सेल्स। तो अगर आपने टीवी वर्सेस सेल्स इस तरह अपने डाटा को विजुअलाइज करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लिया और हमने देख लिया था कि हम स्पेसिफिक कॉलम को कैसे चूज करते हैं। हमने DF स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर लिया, उसके अंदर हमने बस अपना नाम पास कर दिया अपने कॉलम का। तो अगर टीवी पास था तो टीवी हमने पास कर दिया DF के अंदर। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, हमारे इस डाटा फ्रेम का एक स्पेसिफिक कॉलम आ गया था। तो हम ज्यादा मैटप्लॉटलिब के डीप के अंदर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम PLT का यूज करेंगे। PLT डॉट के बाद आप अपने ग्राफ का नाम बताएंगे। अगर आप स्कैटर ग्राफ बनाने चाहते हैं तो आप स्कैटर टाइप कर देंगे। स्कैटर बेसिकली क्या करता है, जो भी आपके पास डाटा पॉइंट्स होंगे, लाइक आपके पास ये सारे डाटा पॉइंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स, इन सब को अगर आपने पॉइंट करना है, लाइक टीवी कॉलम को अगर आपने इन सब वैल्यूज को आपने स्कैटर करना है आपकी इन सेल्स वाले कॉलम के साथ एक X और Y एक्सिस की शेप में, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप PLT डॉट स्कैटर, एक स्कैटर ग्राफ अब आप बनाने लगे हैं। पैरेंथेसिस के अंदर आप अपने उन ग्राफ्स की बेसिकली एक्सिस पास कर देंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, DF
स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहां पर आप बेसिकली ये हमारा एक्स एक्सिस वाली वैल्यू होगी। तो एक्स एक्सिस पर हम कौन सी वैल्यू चाहते हैं, यानी हमारी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वैल्यू है वो कौन सी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम बेसिकली एक बार रख के देख लेते हैं, हमारे सेल्स को हम रख के देख लेते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के ऊपर। तो सेल्स मैंने यहां पर पास कर दिया, ये हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यू होंगी, और इसके बाद डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहां पर हम बेसिकली टीवी पास कर देंगे। तो ये जो हमारा टीवी है वो मैं यहाँ पर वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन के अंदर आएगा, और ये जो हमारी सेल्स है ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा, प्यारा सा ग्राफ, लेकिन अब हमने उसको शो भी तो कराना है। यहाँ पर बस हम उसको शो करा लेते हैं, plt डॉट शो। आप इसका यूज करेंगे, यहां तक हो क्या रहा है अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो यहाँ पर तो सिंपल हमने डाटा को अपने फाइल के अंदर ले आए, रीड सीएसवी कर लिया, और यहाँ पर मैंने अपने फाइल का पाथ एंटर कर लिया, यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूं मैं लाइब्रेरीज को, और यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बना लिया। कौन सा ग्राफ, स्कैटर ग्राफ बनाया है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू आ गई सेल्स, और वाई एक्सिस के ऊपर टीवी। तो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमारे पास सेल्स वाली वैल्यूज आएंगी, वर्टिकल लाइन के ऊपर टीवी वाली वैल्यूज। तो डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पर जो आप पहली वैल्यू ऐड करेंगे वो आपकी एक्स एक्सिस की होंगी, और सेकंड वैल्यू आपकी वाई एक्सिस की होंगी। तो यहाँ पर मैंने अभी कोई लेबल नहीं लगाया, बस हम उनको एक बार शो करा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं बस। तो जैसे मैंने अपने कोड को रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक बेसिकली पॉपअप हुआ हमारे उस प्लॉट का जो कि हमने क्रिएट किया था। तो ये आपके पास एक स्कैटर ग्राफ बन के आ चुका है। स्कैटर ग्राफ जब मैं बता रहा था तो मेरा मतलब इन पॉइंट से था। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्स एक्सिस का वैल्यूज हैं और वाई वैल्यूज, वाई एक्सिस पर वैल्यूज। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं, हमारे पास यहाँ पर सेल्स वाली वैल्यूज हैं। तो अगर मैं दिखा दूं यहाँ पर हमारे पास सेल्स वाली वैल्यूज हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास टीवी वाली वैल्यूज। अब अगर आपने इनके ऊपर लेबल लगाने हैं अपने एक्सिस के ऊपर तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप plt डॉट एक्स लेबल इनका यूज कर सकते हैं। एक्स लेबल यानी एक्स एक्सिस के ऊपर आप लेबल लगाने वाले हैं। क्या लेबल लगाना चाहते हैं आप, कुछ भी स्ट्रिंग का लेबल लगा सकते हैं। लाइक एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी क्या है, हमारी सेल्स हैं, तो यहाँ पर मैं सेल्स पास कर देता हूं, और plt डॉट वाई लेबल यहां पर हम पास कर देते हैं हमारी टीवी एड्स। तो हमारी टीवी एड्स के ऊपर हमारी स्पेसिफिक सेल्स आई। तो जब आपने टीवी एड्स लगाई तो आपके पास कितनी सेल्स आई। अब हम लेबल लगाने के बाद अपने प्लॉट को देखते हैं। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं स्क्रीन के ऊपर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अब सेल्स आ गए, और यहाँ पर हमारे पास टीवी एड्स आ गई हैं। ये बस लेबल्स आ गए हैं आपके उस ग्राफ के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यूज हैं, सेल्स की, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास टीवी एड्स हमारे पास लगी हैं। तो इससे आप डाटा को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। और मशीन लर्निंग के अंदर भी जब आप स्टक हो जाएंगे, आपको समझ नहीं लग रही हो कि आपने कौन सा एल्गोरिदम चूज करना है, तब भी आप डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। मतलब मैटप्लॉटलिब एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, या हम इसका एल्बो मेथड के अंदर ज्यादा यूज करेंगे। अब ये एक वो पहला ग्राफ था जिसका आप यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। और अगर आपने इस ग्राफ के ऊपर लेबल लगाना है तो आप plt डॉट इसके अंदर यहाँ पर आप बेसिकली लेबल लगाने वाले हैं। तो हमारे लेबल का नाम था plt डॉट टाइटल। तो plt डॉट टाइटल क्या करेगा, ये हमारे उस ग्राफ का टाइटल होगा। तो टाइटल हम बेसिकली रख सकते हैं लाइक टीवी एड्स वर्सेस सेल्स, क्योंकि हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि हमारी टीवी एड्स के ऊपर हमारी कितनी सेल्स आई, हम उसको पहले विजुअलाइज कर रहे हैं। अब अगर हम उसको खोल के देखें तो हम देखते हैं हमारे पास कैसा किस टाइप का ग्राफ आता है। तो ये हमारा टीवी एड्स वर्सेस सेल्स वाला ग्राफ आ चुका है। और अब हम जल्दी से हमारे बाकी दोनों ग्राफ्स भी बना लेते हैं। ये हमने टीवी वर्सेस सेल्स बनाया, अब हमने रेडियो वर्सेस सेल्स और न्यूज़पेपर वर्सेस सेल्स भी बनाना है, ताकि हम तीनों का डिफरेंस बेसिकली देख पाएं। तो बस मैं इसको यहां से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और यहां पर बस मैं वैल्यूज को चेंज कर दूंगा हमारे एक्स एक्सिस पर। सॉरी, हम यहाँ पर बेसिकली वाई एक्सिस की वैल्यूज को चेंज करेंगे, क्योंकि सेल्स तो हमारी सेम ही रहेंगी, बस हमारी एडवर्टाइजमेंट का तरीका ही चेंज हुआ है। लाइक एक आपने टीवी का यूज किया तरीका एडवर्टाइजमेंट के लिए, और दूसरा आपका रेडियो का तरीका आ गया एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो बस एक डाटा है, और यहां पर हम टीवी एड्स की बजाय रेडियो एड्स वर्सेस सेल्स इसका यूज कर लेते हैं, और सेल्स और यहाँ पर रेडियो पास कर देते हैं। बस मैं यहाँ पर लेबल्स ही चेंज कर रहा हूँ, टाइटल का नहीं, बस मैं चेंज कर रहा हूँ। और सेल्स हमारी यहाँ पर भी रहेंगी, और यहाँ पर हमारा बेसिकली आ गया है न्यूज़पेपर।
तो न्यूज़पेपर भी हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। किसी बंदे ने एडवर्टाइजमेंट लगाई न्यूज़पेपर वाले तरीके का यूज करते हुए और उसकी सेल्स आ गई, तो बस उसने अपना डाटा दिया हुआ है। और यहां पर मैं न्यूज़पेपर एड्स बस ऐड कर देता हूं। अब हमारे पास 3 ग्राफ्स आ जाएंगे। अब हम इन तीनों ग्राफ्स को विजुअलाइज कर लेते हैं। सो जस्ट लाइक दैट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिगर 1, ये हमारे पास पहला ग्राफ आ गया। इसको मैं जैसे ही क्लोज करूंगा हमारे पास सेकंड ग्राफ आ जाएगा। ये हमारा पहला ग्राफ है टीवी एड्स वर्सेस सेल्स। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास टीवी एड्स आ गई और ये हमारे पास सेल्स आ गई। इसके अंदर आप लीनियर बेसिकली देख सकते हैं, हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप है कि जैसे हमारे पास एड्स इंक्रीज हो रही हैं वैसे भी हमारे पास सेल्स भी इंक्रीज हो रही हैं। अब हम अगले देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहां पर हमारे पास एड्स ज्यादा लग रही हैं, लेकिन हमारे पास सेल्स कंपैरिजन अगर हम करें हमारे टीवी एड्स के मुकाबले में, तो हमारे पास सेल्स कम आ रही हैं। तो आपको देख सकते हैं मैं विजुअलाइजेशन के अंदर कितनी ज्यादा आसानी हो रही है। और अब हम अगर न्यूज़पेपर को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास बहुत कम सेल्स हुई, बाकी दोनों मेथड्स के मुकाबले में यहां पर हमारे पास न्यूज़पेपर के अंदर सबसे कम सेल्स आई। अब विजुअलाइजेशन का यूज करते हुए ही आप बिजनेस इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास डाटा आता है, जैसे मेरे पास अभी डाटा था जो कि मैंने कैगल से उठाया है, इस फॉर्म के अंदर आपके पास डाटा आता है और आपका जो बिजनेस ओनर है वो आपको टास्क देता है कि मुझे बताओ कि ये मेरे पास 3 एडवर्टाइजमेंट की टाइप्स हैं, न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो। अब इन तीनों में से मुझे किसके ऊपर ज्यादा लगानी चाहिए कि मेरी सेल्स ज्यादा है। अभी उसने आपको प्रीवियस डाटा दिया है कि ये टीवी के ऊपर टीवी एड्स इतनी लगी और ये आपके पास इतनी सेल्स आ गई, न्यूज़पेपर की एड्स इतनी लगी और इतनी सेल्स आ गई। तो उसने आपको हिस्ट्री वाला डाटा दिया, उसने आपसे बिजनेस इनसाइट्स मांगे, उसने आपसे कहा कि अब मुझे बताओ कि क्या मुझे टीवी एड्स के ऊपर पैसे लगाने चाहिए, रेडियो एड्स के ऊपर या न्यूज़पेपर। तो आप फौरन से डाटा को विजुअलाइज करने के बाद अच्छे से बता दें कि आपको टीवी वाली एड्स के ऊपर ऑब्वियसली लगानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमें लीनियर रिलेशनशिप मिला था कि जैसे जैसे हमारी एड्स इंक्रीज हो रही थी उसके साथ साथ हमारी सेल्स भी काफी इंक्रीज हो रही थी। और आप उसको ये भी साथ में एक एडवाइस दे सकते हैं कि भाई आप न्यूज़पेपर के ऊपर पैसे ना लगाएं, उसके बजाय आप टीवी के ऊपर, टीवी वाली एड्स के ऊपर पैसे लगाएं, क्योंकि बहुत यहां से कम सेल्स आपकी तरफ आ रही हैं। मतलब एड्स के ऊपर ज्यादा पैसे जाया हो रही है न्यूज़पेपर की, और सेल्स आपकी कम आ रही है, मतलब आपको फायदा कम हो रहा है। और अगर आपने अपने बिजनेस की सेल्स इंक्रीज करनी है तो आप टीवी वाले एडवर्टाइजमेंट को टारगेट करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि टीवी वाले लोग ज्यादा देखते हों, टीवी लोग ऑब्वियसली ज्यादा ही देखते हैं और वो ज्यादातर उनकी नीश देखती होगी। तो कोई स्पेसिफिक कोई भी आप कह सकते हैं बिजनेस है, लाइक कोई शूज का बिजनेस है और वो कोई स्पेसिफिक एरिया को टारगेट अगर करें, लाइक टीवी वाले, तो टीवी ज्यादातर यंग लोग देखते हैं, उनको अगर टारगेट करें। न्यूज़पेपर क्योंकि ज्यादातर ओल्ड लोग देखते हैं, तो अगर उनकी नीश यंग पीपल वाली है तो टीवी को टारगेट कर सकते हैं। और आप बिजनेस इनसाइट्स को मैटप्लॉटलिब या डाटा विजुअलाइजेशन का यूज करते हुए भी देख सकते हैं। तो अगर तो आप खुद का भी मॉडल बनाने चाहते हैं जो कि खुद ग्रुपिंग कर दे और आपको बता दे कि भाई कौन सा सेल्स वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, तो उसको भी बनाएंगे। यानी हम इस डाटा को ही हम यूज करेंगे आगे भी, और इसके ऊपर भी हम खुद का एआई ट्रेन करेंगे। लेकिन बट फॉर नाउ अभी तक आप प्रैक्टिस करें अपनी इन तीनों लाइब्रेरीज की, और अपनी पाइथन की फंडामेंटल्स को अभी आप बढ़ाएं, इनके ऊपर बस आप प्रैक्टिस करें। तो जो मैंने आपको फंडामेंटल्स बता दी, बस आपको इनकी ही जरूरत पड़ने वाली है अपने मॉड्यूल 2 के अंदर, जो कि है मशीन लर्निंग वाला। तो अब हम मशीन लर्निंग वाले मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। फाइनली हमने तीनों लाइब्रेरीज को भी देख लिया, जो कि थी numpy, pandas और मैटप्लॉटलिब। इनके अंदर हमने अच्छी खासी डेप्थ के अंदर जाकर एज बिगिनर्स हमने बहुत ज्यादा अच्छे से देख लिया इन तीनों लाइब्रेरीज को। अब हम फाइनली जा सकते हैं हमारी अगली मॉड्यूल पर, जो कि है मशीन लर्निंग वाला मॉड्यूल। द वेट इज नाउ ओवर।